यूपीएससी की जर्नी सिर्फ एक दिन की जर्नी होगी, सिर्फ एक दिन की जर्नी। इफ यू कंट्रोल योर डे, यू विल कंट्रोल योर वीक, यू विल कंट्रोल योर मंथ, एंड यू विल कंट्रोल योर ईयर, एंड यू विल कंट्रोल योर रिजल्ट ऑल्सो। जानता हूं कि आप लोग जहां से पढ़कर आपको ये सब चीजें नहीं सिखाई गई हैं। अगर मैं विज्ञान सम्मत बात नहीं कर पाता हूं, मैं साइंस के बेस पे बात नहीं कर पाता, उसको स्वीकार मत करिए। और ये इंडिया का सबसे कठिन एग्जाम इस सेंस में हो जाता है क्योंकि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अगर इसमें से एक भी छूटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नहीं क्लास में आए 10 बच्चे पढ़े लेकिन 10 के 10 सेलेक्ट होते। बस मुझसे इतना वचन दो, 1% झूठ नहीं बोलोगे मुझसे। गोल और पर्पस का अंतर नहीं जानते, इसलिए आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर ये तीन चीज है, यूपीएससी में माई का लाल को तुम्हें रोक के दिखा देगा। क्लास में आप कहीं भी पढ़ते हो, ये जानने वाले कहीं भी पढ़ रहे हो, पहला जो नियम होता है, आप कम से कम अपने बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करेंगे। नहीं करेंगे तो टीचर इतनी गहरी बातें कर रहा है, इतनी रिसर्च की बात, स्पेशली जब मैं खड़ा हूं तो मेरी बातें तो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में इतनी तेजी से घुसती हैं कि आप परेशान हो जाओगे। मेरी क्लास को पकड़ने के लिए आपको बहुत इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा और अपने ब्रेन वेव्स को बीटा से अल्फा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें लगता है कि सफलता कोई पैकेट है, हम जाके खरीद लेंगे और हमें मिल जाएगा। सफलता छोटी छोटी आदतों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। सक्सेस कुछ और नहीं है। ये जो आप छोटे छोटे अच्छे काम करते हो, छोटे छोटे बदलाव लेकर आते हो, इसका जो एक आउटकम आता है क्यूमुलेटिव, एक संयुक्त प्रयास जो होता है, वही सफलता होती है। तो अगर मान लो मेरे यौगिक ब्रीदिंग करने से, जो गुरुकुल में आपको सिखाया जा रहा है, नहीं सीखा तो सीखिए कि गुरुकुल में यौगिक ब्रीदिंग करने से अगर मेरी ब्रेन वेव चेंज हो सकती है और अगले 1 घंटे में बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकता हूं, तो मुझे उसी रूप में पढ़ाई करना है। आप क्लास में देर नहीं आ सकते, आपको अपने शिक्षक से 10 मिनट पहले आना है और शिक्षक की क्लास छोड़ने के 5 मिनट बाद यहां से निकलना है। क्विक रिवीजन, 2 मेथड चलेंगे। क्लास से पहले यौगिक ब्रीदिंग, नहीं आती सीखेंगे, शांत करेंगे खुद को, शरीर को और मन को। इसके तुरंत बाद कन्वर्ट करेंगे खुद को किसमें? अपनी पढ़ाई के लिए। जो कुछ भी पिछला पढ़ाया गया उसको रिवाइज करेंगे। क्लास छोड़ने से पहले एक क्विक रिवीजन होगा कि मेरे टीचर ने मुझे ये पढ़ाया। मैं जानता हूं कि आप लोग जहां से पढ़कर आपको ये सब चीजें नहीं सिखाई गई हैं और ना ये सब कोई सिखाता है स्कूलों में। मैंने अलग अलग जगह पढ़ाया, वहां पर भी मैंने ये देखा कि यहां पर कोई ये बातें नहीं होती हैं। लेकिन निश्चित यकीन मानिए, गुरुकुल में आपको ये सीखना पड़ेगा। और मैं कोई भी बात अगर कहता हूं गुरुकुल में, अगर आप उसका लॉजिक नहीं पाते, मेरी बात मत स्वीकार करिए, मत स्वीकार करिए। आप बताइए कि आप जो कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उसका मुझे साइंटिफिक लॉजिक दीजिए। अगर मैं विज्ञान सम्मत बात नहीं कर पाता हूं, मैं साइंस के बेस पे बात नहीं कर पाता, उसको स्वीकार मत करिए और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यौगिक ब्रीथिंग आवश्यक है, बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि हर ब्रेन वेव्स की अपना एक एनवलप होता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करने की हालत होती है। तो आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, आपको देश की सबसे कठिन परीक्षा क्रैक करनी है, तो निश्चित रूप से आपको उसके हिसाब से अपना व्यवहार करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, आप लोग कहते हैं कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मत पढ़ो आईएएस बनने के लिए, तो उसको व्यक्तित्व को कैरी करो और यही सबसे जरूरी चीज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला अपना शेड्यूल लिखो। क्लास में जब भी बैठेंगे हम यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। यौगिक ब्रीदिंग कैसे होती है? जैसे क्लास शुरू होने वाली है और पूरे एंजॉयमेंट के साथ, अभी तो आपने बेसिक किया, ब्रीद इन, सांस को अंदर जाते हुए देखोगे, ब्रीद आउट, सांस को बाहर निकलते हुए देखोगे, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपनी बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल लॉजिक क्लियर होगा। जितनी ज्यादा ये ब्रेन वेव फैलती जाएगी, उतना ज्यादा ये इंफॉर्मेशन को कंटेन करना शुरू कर देगी। और जितना मन आपका शांत होगा, तो फिर जो टीचर आपको बता रहा है, खासतौर पर गुरुकुल में हम स्मार्ट स्टडीज करते हैं, तो वहां पर आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा खींच पाओगे। जब आप क्लास में लेट आते हो तो आपको डर होता है, आपका हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, होता है, अब डांट पड़ेगी, ये होगा, कुछ सब लोग मुझे घूर के देखेंगे, हम क्लास में आएंगे। तो ये जो हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहते हैं। ये क्या होता है, आप अगले 20 मिनट तक, आप क्लास में बैठने के 20 मिनट तक आप फोकस हो ही नहीं सकते। अब आप टीचर ने सोचो उस दिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया, 20 मिनट तक आपको कॉन्सेप्ट समझ, तो ऑब्वियस सी बात है वो पूरी क्लास आपकी गई। तो कुछ नियमों का पालन करना होता है। प्रधानमंत्री भी जब प्राण प्रतिष्ठा करने के बोले, भारत के प्रधानमंत्री ने 11 दिन नियमों का पालन किया। जमीन पे सोना है, ठीक है, सिर्फ नारियल पानी पिया। तो संसार में कुछ भी अगर प्राप्त करना है तो इसी को कहते हैं तप। तप तपाने से निकला है कि आप सफलता पाना चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, लेकिन आप उस तप के लिए तैयार नहीं हो, एक दिनचर्या के लिए तैयार नहीं हो, एक शेड्यूल के लिए तैयार नहीं हो, तो ये बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी आपके लिए। तो ये ध्यान रखिए कि आप किस तरह से अपनी तपश्चर्या को पूरा करेंगे। सक्सेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बशर्ते वो रूल्स प्रॉपर होने चाहिए, और हमारी एजुकेशन में ये सब कोई नहीं बताता।
बोलता है पढ़ लो, मेहनत से पढ़ोगे आईएएस बन जाओगे, ये 4 किताबें 6 किताबें। तो किताब किसके पास नहीं है? न्यूज़पेपर किसके पास नहीं है? कोई भी ऐसा माई कलाल नहीं है जो कहते कि मेरे 24 घंटे ज्यादा मेरे दिन होता है, 48 घंटे का मेरा दिन होता है, कोई नहीं है ऐसा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम इस 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करते हैं। और ये इंडिया का सबसे कठिन एग्जाम इस सेंस में हो जाता है क्योंकि यहां पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, खुद को तैयार करना पड़ता है। और मैंने उस दिन आपको बताया भी था इससे पहले कि ये आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। और व्यक्तित्व मैंने क्या बताया था, पर्सनैलिटी वर्ड निकल कर आता है पर्सनल से। बी पर्सनल हर पल, यानी हर पल जब आप अपने विकास पर ध्यान देंगे, अपने डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, तभी आपका व्यक्तित्व निखरेगा। क्लियर है? तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं इस बात को कि गुरुकुल में हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, और ये जो हमारी पूरी श्रृंखला है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, सब लोग यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं। मान के चलिए आपको बहुत कुछ, कई लोगों को पता है, कई लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, कई लोग अभी शुरुआत करेंगे, राइट। तो आखिर ये शुरुआत कैसे होगी और इस शुरुआत के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। शुरुआत यानी आज से हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला लोग कहते हैं सर कौन सी बुक्स पढ़ें, यही बात होती है। सबसे पहले हम कौन सी बुक पढ़ें, सबसे पहले मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ये नहीं पूछता बुक कैसे पढ़ें, सब लोग ये पूछते हैं कौन सी बुक पढ़ें। क्यों पढ़ें इसके बारे में भी कोई नहीं पूछता कि हम ये बुक क्यों पढ़ें, बोले कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन इस न्यूज़पेपर से क्या पढ़ें, इसका भी किसी को नहीं पता होता है। सो ये सारी चीजें जो है वो बहुत परेशान करने वाली हो जाती है कि स्टूडेंट को लगता है कुछ पता ही नहीं है। तो आईएएस की तैयारी के 5 स्टेप आपको बताने जा रहा हूं। उन 5 स्टेप को लिखो, समझो और देखो कि तुमने इसमें से कौन से स्टेप अपनी लाइफ में अभी तक इंप्लीमेंट किए या एक भी नहीं किया। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप होता है, बड़े ध्यान से लिख लेना, कोई भी बिगिनर अगर है तो ये 5 स्टेप उसको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर इसमें से एक भी छूटा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो किसी भी स्टेज पे मारा जा सकता है क्योंकि यूपीएससी के तीनों एग्जाम का नेचर बिल्कुल अलग अलग है। लोग कहते हैं मैं यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता हूं, देना चाहती हूं, उन्हें यही नहीं पता प्रीलिम्स का नेचर अलग है, मेंस का अलग है और इंटरव्यू का अलग है। और तीनों के लिए वो अलग अलग डायमेंशंस डिमांड करते हैं। आप बहुत अच्छा लिखते हो, अगर आपको बोलने का ढंग नहीं है तो इंटरव्यू में बैठे रहोगे आराम से। आप बहुत अच्छा पढ़ते हो और आपको लिखना नहीं पता है तो आप तो भूल ही जाओ कि आप मेंस कभी भी जीवन में क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये सारे स्टेप्स में आपको महारथी बनाया जाता है। और जब एक साथ कई काम करना होता है, इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बैलेंस बनाना। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं आपको 2 साइकिलों की गद्दी पर पैर रख के खड़ा होने के लिए कह दूं तो क्या होगा, ये बहुत टफ है। यूपीएससी आपसे यही करने को कहता है कि आप बैलेंसिंग एक्ट करिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले होता है आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। यह बात किसको किसको पता है, कितने लोगों को टारगेट सेट करना आता है। क्यों, क्योंकि आप जब टारगेट नहीं सेट कर पाओगे तो कुछ दिन बाद क्या होगा, जैसे ये देखो अभी लेट आ रहे 2-4, ये आज इनकी आखिरी क्लास है यहाँ पे, अगर ये अपॉलॉजी लेटर इनकी नहीं आएगी तो आज के बाद ये आखिरी क्लास है इनकी। ये भूल गए कोजांग सर क्लास में आ चुके हैं, क्योंकि अगले 1 वर्ष तक इसी तरह के नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। अगर वो क्लास से 10 मिनट पहले आकर उन्होंने यौगिक जो ब्रीदिंग नहीं की तो नहीं क्लास में आने दूंगा। 10 बच्चे पढ़े लेकिन 10 के 10 सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि वो 10 जब सेलेक्ट होंगे नियमों से तो जाकर देखो बदलेंगे। अच्छी चीजें सीखोगे तभी तो किसी को सिखाओगे। आईएएस सिर्फ अधिकारी नहीं होता है, वो एक शिक्षक भी होता है। वो जिस जिले में जिस क्षेत्र में रहता है वो अपने कर्मों से अपने लोगों को बदल देता है। अभी कल मेरी एक आईएएस ऑफिसर से बात हुई, हीरा लाल जी ने डायनामिक डीएम की बुक लिखी है और उनको मैं योजना की क्लास में पढ़ा चुका हूं। वो मोस्ट प्रोबेबली आपका एक सेमिनार लेने आ रहे हैं। वो सचिव स्तर पर हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हो चुके हैं। तमाम न्यूज चैनल में मैंने ग्रुप में वीडियो भी उनकी डाली थी। तो वो मात्र आईएएस नहीं है, वो हर जगह जाके छात्रों को शिक्षित करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। पूरे देश में घूम घूम के वो पानी को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट के बीच में उन्होंने कहा कि आपके, मैंने जब बताया कि गुरुकुल के बच्चे ऐसे ऐसे ऐसा, बोले अरे मैं आ रहा हूं, मैं मिलूंगा बच्चों से, नहीं तो ऑनलाइन में सेमिनार करूंगा और जल संरक्षण के तरीके बताऊंगा। तो एक आईएएस सिर्फ अधिकारी नहीं होता, वो एक शिक्षक भी होता है। तो अगर वो स्वयं जागरूक होगा तभी तो जागरूक किसी को करेगा। आप अंदाजा लगाइए कि कल देश में पानी नहीं रह जाएगा तो क्या बचेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो लोग आगे बढ़ रहे और प्रयास कर रहे हैं। तो आप एक याद रखिएगा, आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, आप शिक्षक भी हैं।
और सिर्फ आपके बोलने से काम नहीं होगा, आपका आचरण देखा जाता है। एक आईएएस कौन होता है? लीडर होता है। मैंने आपको पहले बताया था, आईएएस कौन होता है? लीडर होता है। लीडर और नेता में एक फर्क होता है। नेता भाषण दे देता, वादे कर देता, चला जाता है। लीडर अपने मन, वचन और कर्म से लोगों को प्रेरित करता है। लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। आप में से बताइए कितने लोग टीना डाबी की तरह बनना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, उस तरह के अधिकारी बनना चाहते हैं, हीरालाल यादव जी जैसा बनना चाहते हैं, एनएसए अजीत डोवाल जैसा बनना चाहते हैं, अमिताभ कांत जैसा बनना चाहते हैं, ब्रिजेश मिश्रा जैसा बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं यहां पे कि आपका नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाए? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। अब आपसे मैं जो बात करने जा रहा हूं, शायद इससे पहले किसी ने आपसे इसके बारे में बात नहीं की होगी कि हमने लक्ष्य बना लिया सर, हम आईएएस बनना चाहते हैं। अब मैं आपसे कुछ बहुत कठिन क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और आपको यह बताने जा रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है कि किसी कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद, कुछ ऐसा करने के बाद अचानक से आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, आप भटकने लगते हैं, आप इस तरह क्लासेस में लेट आते हैं, आप एब्सेंट रहते हैं, आपके पास लॉजिक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि आप निकले थे किसी और काम करने के लिए, करने लगते हैं कुछ और? आप यहां आए अपने मां बाप से बहुत बड़ा सपना बेचकर। आपने कहा ना, उनसे वादा किया कि हम जाएंगे आईएएस बनने के लिए, पढ़ाई कर रहे हैं। उसी दिन आपने अपना एक सपना उनको बेच दिया और इसके बदले उन्होंने अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई आपको दे दी उन्होंने गाड़ी कमाई, बहुत तकलीफ उठा के उन्होंने यहां भेजा है। तो आपको कोई हक नहीं है कि अपने मां बाप के सपनों के साथ झूठ बोलिए। और आप जब अपनी कमजोरियों पे आता है तो आप दुनिया भर की तरफ उंगली उठाते हैं, अरे ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। करते हैं ना, करते हैं। कब तक भागोगे? जहां से चले वहीं आकर रुकोगे और कहीं नहीं जा पाओगे। क्योंकि हमें हमारे एजुकेशन में सिखाया जाता है, कुछ के वादा कर देती है, अरे आइए ये सब हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्यों गुरुकुल में बहुत से लोग जो है वो विचलित रहते हैं, हॉस्टल छोड़कर भाग जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि आदत नहीं रही है। उन्होंने सोचा था कि हम सपने देखेंगे और आईएएस बन जाएंगे, कभी यह भी ध्यान नहीं दिया कि हम आईएएस बनने के लिए कौन से नियमों का पालन करें। कई लोग तो यह भी नहीं जानते कि आईएएस सरकारी पोस्ट है, पावर मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा। अरे तुम पर्पस ही नहीं जानते हो। तो चलो आज हम एक एक्सरसाइज करते हैं और मैं जो आपसे प्रश्न पूछते जा रहा हूं, देखें किसके पास उसका जवाब मौजूद है। कई साल पहले आप लोगों ने सोचा होगा ना आईएएस बनना है, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल पहले तो आपने सोचा होगा ना मुझे आईएएस बनना है। इतना टाइम तो हो गया होगा। तो चलो आज कुछ सवालों के मेरे जवाब दे दो। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। एक होता है मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तो वो भी जाके कहता होगा ऑडी में चाहता हूं, बीएमडब्ल्यू भी चाहता हूं, जेब में 10 रुपए टोटल नहीं है। चाय भी वो कट वाली पीते हैं कि 10 रुपए चाय आ रही, 5 की तू पी ले, 5 की हम पी लेते हैं। वो आईएएस भी बनना चाहते हैं, वो चंद्रमा पे भी जाना चाहते हैं। सोते सोते कई बार उन्होंने पाकिस्तान पे भी आक्रमण कर दिया था। चाहने और होने के बीच में जो अंतर है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी। ये क्लासेस उसी के बारे में। अब आज पहला जो मैंने आपको नियम सिखाया है कि आप आइए, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं लक्ष्य बनाया कैसे जाता है। 99% बच्चे जो फेल होते हैं वो यही कहते हैं, सर हर क्लास देखो सबने हाथ खड़ा किया, आईएएस बनना चाहते हैं। अब मुझे ईमानदारी से बताते जाना, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसकी ये 9 स्टेप तैयार हैं। रेडी? तैयार? चलो ये जो बच्चे हैं इनको भी जल्दी से दो कॉपी पेन। और ये एक्सरसाइज पहला, आप आईएएस कितने लोग देखे आईएएस बनना चाहते हो, उनकी तैयारी है? रेडी? चलो, गोल्स कैसे बनाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ी मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे बड़ी मैथमेटिक्स। आपका लक्ष्य क्या है? आईएएस बनना। अब मुझे ईमानदार दिल पे हाथ रखना, 1% झूठ नहीं बोलोगे, बस मुझसे इतना वचन दो, 1% झूठ नहीं बोलोगे मुझसे। गुरु से, डॉक्टर से और वकील से ये नियम याद रखना, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाता है। डॉक्टर को बोल मान लो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, सर में कुछ दर्द सा हो रहा है, तो दे देगा उसकी दवा, रात भर हाथ चिल्लाते रहोगे, निकल जाओ। अगर वकील से तुमने झूठ बोला तुम्हें बचा नहीं पाएगा, और शिक्षक से झूठ बोला तो कभी तुम्हारा बेस्ट नहीं निकाल पाएगा। तो इन 3 से कभी झूठ मत बोलना, याद रखना। तो चलो जरा देखते हैं। तो पहला, हाउ टू डिफाइन गोल, लिखो, शुरू करो और देखे ईमानदारी से मेरे सवालों का जवाब दो कि तुमने इतना माइक्रो लेवल पे तैयारी की कि नहीं की। अगर ये प्रैक्टिस आज मेरे साथ कर लिया, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कभी होपलेस नहीं होगे। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, होपलेस नहीं होगे तुम। लेकिन उसके मैकेनिज्म होते हैं। मोटिवेशनल बुक पढ़ के थोड़ी ना कोई मोटिवेट होता है। अपने जीवन को आप खुद जो है डिजाइन कर सकते हो। चलो, हाउ टू डिफाइन गोल। पहला, व्हाट इज योर ओवरऑल मिशन और पर्पस। आपका समग्र मिशन या उद्देश्य क्या है? समग्र मिशन हम लोग ड्रैग किए जाते हैं,
प्रकृति का नियम है कि अगर मैं इस पानी को गिराऊंगा तो किधर गिरेगा? ऊपर जाने कोई संभावना? प्रकृति प्रवास में। क्लियर है? हवा जो चलती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती। इसी तरह जब जीवन में मैंने वर्ड यूज किया समग्र, यानी ओवरऑल, यानी मैं सिर्फ आईएएस बनना चाहता हूं, आप सिर्फ अपने आप को एक एग्जाम की तरफ देख रहे हो, और फिर क्या होता है, एग्जाम ही आपको संसार में सबसे बड़ा राक्षस दिखाई पड़ता है। ओवरऑल गोल का मतलब क्या होता है, जरा इसको हम समझ लें। जैसे आप यहां पर हो एक स्टूडेंट के फॉर्म में, आपने कहा कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, ये रहा मैं। अब आपने कहा कि सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, ठीक है, तो आपको यह लग रहा है कि जीवन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, इसके आगे कुछ तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओवरऑल पर्पस का मतलब क्या होता है, आज आप समझ लीजिए, आज आप बैठ के रात भर लिखिए और फिर मुझे बताइए। एक तो ये हो गया कि सर ये आईएएस का यूपीएससी का एग्जाम है, प्री मेंस इंटरव्यू, तो आपको लग रहा होगा संसार में इससे ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। सपोज दैट मैं अपने लिए एक लक्ष्य बनाता हूं कि मुझे कल भारत का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनना है, या कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है, या कल को मुझे ऐसा काम करना है कि मैं भारत की विदेश नीति, भारत की रक्षा नीति, भारत की आर्थिक नीति मैं तय करूंगा। मैंने आज ये लक्ष्य बना लिया। एज ए स्टूडेंट हूं मैं, आज पहली बार गुरुकुल में आया हूं और मैंने ये लक्ष्य बना लिया कि सर कल भारत की रक्षा नीति मैं तय करूंगा। सर मैं सरकार का जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। तो आपने जब ओवरऑल किया तो आपने लिखा कि कैबिनेट सेक्रेटरी आप बनेंगे। अब सडनली क्या हुआ, आपका जो एंगुलर है, ऑप्टिक्स जो है वो चेंज हो गया। इसके लिए मुझे आईएएस परीक्षा पास करनी होगी, या आईएफएस की परीक्षा पास करनी होगी। मैं अमेरिका में भारत का राजदूत बनना चाहता हूं, मैं भारत अमेरिका संबंधों को एक नया आयाम देना चाहता हूं, मैं भारत चीन संबंधों को एक नया आयाम देना चाहता हूं। एस जयशंकर साहब के बारे में पढ़िए, तो जब मनमोहन सिंह सरकार की गवर्नमेंट में अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके एक ऐसे देश के साथ परमाणु समझौता किया था जिसने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी पे साइन नहीं किया था, जिसने सीटीबीटी पे साइन नहीं किया था, अमेरिका ऐसे देशों को फूटी आंख नहीं देखता था, और अमेरिका अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1, 2, 3 में चेंज करके भारत के साथ उसने परमाणु समझौता किया। आप सरकारों को जो है बात कहते हैं, लेकिन कभी एस जयशंकर के साथ पढ़िए कि कैसे उन्होंने वहां जाकर गवर्नमेंट के, वहां भारत के राजदूत थे, और कितना ज्यादा वहां की सरकारों में बदलाव कर दिया, इंडियन डायस्पोरा में बदलाव किया, कई मीटिंग्स की, सरकार के ऊपर दबाव बनाया, प्रेशर ग्रुप के पास दबाव बनाया, भारत के पक्ष में उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए, तब वहां की सरकार ने बदलाव किया। वो अमेरिका जो कहता था सीटीबीटी पे साइन नहीं है, एनएसजी पे साइन नहीं है, हम इसके साथ बात नहीं करेंगे, उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, और भारत को किससे कितना फायदा मिला। तो ये चीज होती है। अब मैं आईएएस बनना चाहता हूं क्योंकि मेरा लक्ष्य ये है। अब जरा तुम देखो, अब तुम्हारे लिए यह परीक्षा उतनी कठिन नहीं रह जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा लक्ष्य तुम्हारी आंखों के सामने है। सिंपल ऑप्टिक्स समझा रहा हूं। तो इसी को जेफ केलर कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जेफ केलर की बुक है, यही है कि नजरिया ही सब कुछ है, नजरिया बदलो नजारे बदल जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि यूपीएससी क्रैक करना ही मेरे जीवन का समग्र गोल है, तो आपको वो डराता है, वो गौलियत की तरह हो जाता है, वो राक्षस की तरह हो जाता है, आपको लगता है इसको मारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपके जीवन का एक पर्पस है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है, आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप एक बहुत बड़े पर्यावरणविद बन सकते हैं, आप सरकार की नीतियों का प्रयोग करके हजारों लाखों लोगों के जीवन में चेंज लेकर आ सकते हैं, बट दैट इज नोन एज पर्पस, दिस इज नोन एज गोल। और आप गोल और पर्पस का अंतर नहीं जानते, इसीलिए आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। गुरुकुल 2024 बैच के साथ हमने सीखा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद 2-3 महीने बाद वो रोज पगलाहे से घूमते क्यों रहते हैं, परेशान से घूमते क्यों रहते हैं, उन्हें एकांत में क्यों बात करनी होती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि आपको गोल और पर्पस के बीच का अंतर नहीं। तो आप अपना एक पर्पस तैयार करिए, कुछ भी आप जो भी हैं, कि संसार में कुछ भी हो जाए मुझे यहां तक पहुंचना है, और जब वो जितना बड़ा होगा तो ये उतना छोटा होता चला जाएगा। फिर यूपीएससी परीक्षा आपको लगे कि सिर्फ एक एग्जाम है मेरी उस मोहब्बत तक पहुंचने का, मेरे उस प्यार तक पहुंचने का। मेरा प्यार ये है, मुझे पॉलिसी फॉर्मेशन करना है, मुझे हजारों लाखों के जीवन में परिवर्तन लेकर आना है। तो इस पावर हायरार्की में जितना ऊपर जाओगे परिवर्तन की ताकत उतनी तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। ये पिरामिड में तुम्हें ऊपर जाना है। आदेशों का पालन करना और आदेशों का निर्माण करना, ये सिर्फ नजरिए का फर्क होता है। मैं कोई आदेश पारित करूंगा तुम्हें पालन करना पड़ेगा, और मैं ही आदेश पारित करूंगा
इसके लिए तुम्हें बहुत त्याग करना पड़ेगा। मेरी एक एक बात को लिखना और मेरी एक एक बात को समझने की कोशिश करना। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आपको गोल, अगर आप कहते हैं आईएएस बनना चाहते हैं, तो पहले गोल और पर्पस यानी उद्देश्य के बीच का अंतर पैदा कर लीजिए। आप में से आज जितने भी लोग इस छोटे से अंतर को समझ जाएंगे, जीवन में मैं दावे के साथ कहता हूं कभी डिमोटिवेट होंगे ही नहीं, कभी आईएएस परीक्षा को कठिन कहेंगे ही नहीं, कभी आईएएस परीक्षा तुम्हें असंभव लगेगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है ये मात्र एक परीक्षा है। आज तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ है तुम्हारा, खा जाएगा, लील जाएगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे सामने एक इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है कि तुम उससे लग रहा है कि आगे जा ही नहीं सकते। सो नजरिया चेंज करो, नजारे बदल जाएंगे। क्योंकि अगर तुमने अपनी हिम्मत छोड़ दी तो इस यात्रा में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। इस यात्रा यूपीएससी में 3 P की सबसे ज्यादा जरूरत है। बार बार बोल रहा हूं, ये जिसके पास है लिख लो, आज डेट के साथ लिखना, उजांग सर ने कहा है। अगर ये 3 चीज है यूपीएससी में, माई का लाल कोई तुम्हें रोक के दिखा दे तो जान जाओ। बहुत सरल एग्जाम है, और इसमें से अगर एक भी गायब है तो कोई तुम्हें पास करा के दिखा दे, वो भी जानता हूं। इनमें से एक भी स्टेप नहीं हिलना चाहिए। स्टूल देखा है? स्टूल में 3 पाए होते हैं, एक भी हटा दो तो ये 3 P का याद रखना। फर्स्ट P पेशेंस, धैर्य, ये एग्जाम धैर्य मांगता है। दूसरा P परसिस्टेंस, लगातार। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं तुम 12 घंटे पढ़ो मेरे भाई, मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि 10 घंटे पढ़ो रोज, मैं तुमसे कह रहा हूं 6 से 7 घंटे निकाल सकते हो, लेकिन रोज एक काम करना है, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, रोज आंसर राइटिंग करनी है, बस तुम 2 ही लिखो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। मत तुम टाइम निकालो कि आज सुबह बैठूंगा शाम तक 50 आंसर लिख दूंगा, ना कोई लिख सकता है और ना तुम लिखोगे। तो जितने लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए एक सिंपल सा नियम है, जो काम आदतें चुन लो, आदतें चुनना पड़ेगा तुम्हें, डू लिस्ट नहीं, शेड्यूल लिस्ट बनानी पड़ेगी। यही सब गुरुकुल में सिखाऊंगा। वो चीजें जो तुम्हारे सामने काम दिया जा रहा है वो नहीं है, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी है, और उनको फिर कहे कुछ भी हो जाए बारंबारता के साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ, इसको जो है लगातार प्रैक्टिस के साथ करते जाना है, परसिस्टेंस करते जाना है। अब तुम्हारा चुनौती है कि तुम्हें कैसे वो समय निकालना है। समय से ज्यादा टास्क इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी परसिस्टेंस आता है। जैसे बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे जिनका सिलेक्शन हुआ, नौकरी पे जाते थे बेचारे, तो ये तब तक स्मार्टफोन नहीं आया था, तो वो लोग क्या होता था, एक माइक्रो आती थी, मतलब छोटी वाली फोटोकॉपी हो जाती थी, बहुत छोटे छोटे अक्षर में आ जाते थे, या वो ऐसे ताश के कार्ड जैसा कुछ बना लेते थे और जेब में रख लेते, जैसे मान लो कैंटीन बैठे, अब उनका टाइम इज नॉट, तुम कहते हो कि सर मेरा पढ़ने का टाइम, पूरा पूरा गुरुकुल में परेशान थे, हमने इतने सख्त नियम बना रखे, लोग परेशान है, सर ये वाले का टाइम नहीं मिल रहा, वो वाले का टाइम चाहिए, ये सर रोज मेरे सामने बैठे रहते थे। टाइम नहीं टास्क इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको, टाइम नहीं टास्क इंपॉर्टेंट है। अगर इस महामंत्र को आज तुम समझ गए, तुम्हारा काम हो जाएगा। टाइम नहीं टास्क इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या था स्टूडेंट, वो क्या करता था, ऐसे छोटी छोटी माइक्रो रख लेता था, ठीक है, ऐसे जेब में रख लिया। अब जैसे मान लो कैंटीन में चाय पीने गए, तो कैंटीन में लोग चकल्लसबाजी करते हैं, अरे यार बॉस ये खराब है, वो ऐसा है वैसा, दुनिया भर का। वो क्या था, माइक्रो रखे रहता था, किताब का बहुत छोटा सा वर्जन, गुटका टाइप का, और उसका काम था, उसने कोई टाइम नहीं डिसाइड किया कि भाई नौकरी है, मजबूरी है, काम करना है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसको क्या करता था, उसका था कि भाई मुझे ये 4 पेज 5 पेज मुझे पढ़ डालना है, तो उसने क्या किया, सारा पढ़ डाला। जैसे मैंने बच्चों को सिखाया ऑडियो नोट्स बनाओ, तो भाई मान लो तुमने देखा कि मेरा काम क्या है कि मुझे 10 पेज पढ़ना है, अब सर मुझे आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है, अरे लग जाता है ठीक है, मजबूरी है, कुछ कारण रहे होंगे तभी तो तुम्हें आना जाना पड़ रहा है, तो मैं उतनी देर, मेरा क्या होता है, तुम्हारा फोकस हो गया मुझे आना जाना बहुत पड़ जाता है, आई डोंट हैव टाइम, दूसरों से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो, अरे वो देखिए वो तो हॉस्टल में रहता है, कितना लग्जरी है उसके पास। तुम्हारा फोकस क्या है, उसको प्रिविलेज है, मैं प्रिविलेज नहीं हूं, तो तुम रोना पीटना शुरू कर देते हो। होना ये चाहिए, अच्छा तरीके ढूंढने, मुझे टास्क पूरा करना है, मुझे आज ये 10 पेज की ऑडियो, मुझे ये 10 पेज याद होना चाहिए, बस यही पता होना चाहिए, तो भैया मुझे 45 मिनट आना जाना है, तो क्या किया, कान में ईयरफोन लगाया, अपनी आवाज में उसको रिकॉर्ड कर लिया, और मैंने वो टास्क पूरा कर लिया, तो मेरा वो टाइम यूटिलाइज हो गया। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, मेट्रो से आना है, न्यूज़पेपर क्या जरूरत है तुम झांको कौन चढ़ा कौन नहीं चढ़ा, कंडक्टर हो, टिकट काटना है तुम्हें, किसने कौन से कपड़े पहने, कौन किससे बतिया रहा है, घर जाके तुम्हें बात करना, आज हमने जोड़ा देखा, अरे क्यों देखा, तुम्हें अपने काम से मतलब रखो ना भाई, सिर्फ अपना जो है न्यूज़पेपर पलटो खत्म करो। तो तुम्हारा टास्क फोकस होना चाहिए कि किसी भी हालत में मेरा टास्क पूरा हो जाए, दैट्स इंपॉर्टेंट।
और अगर ये टाइम में हो जाए तो और अच्छी बात है, बट यू हैव टू एनालाइज योर ओन सिचुएशन। इट्स टोटली डिफरेंट। ज्यादा लोगों को देखा है दूसरे का रोना रोते रहते हैं, सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ऐसा है। तो ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो वो इसलिए होता है, मैं समझ चुका हूं कि उन स्टूडेंट को पर्पस और गोल के बीच का अंतर नहीं पता है। तो आज पर्पस अपना लिख लो कि रियली यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर और समथिंग एल्स। इफ उससे बड़ा कोई गोल होगा तो ये अच्छा लगा। और मैं तुम्हें साइकोलॉजिकली इसकी स्टडी बताऊं, प्रूव करके बताता हूं। जब 10th क्लास का बोर्ड आया तो तुम्हें संसार में सबसे कठिन क्या लगा था? याद करो वो सीन जब सेंसरशिप चारों तरफ थी, तुम खेल नहीं सकते, किसी शादी ब्याह पार्टी में तुम जा नहीं सकते, तुम बाहर घूम नहीं सकते, तुम खुल के हंस नहीं सकते, तुम छुट्टियां ले नहीं सकते, क्योंकि जो आदमी जिसने वो पढ़ा भी लिखा नहीं था वो आपसे बोल के जाता था बोर्ड है, ठीक है। वो आपको ऐसा देखता था कि जैसे मतलब आप कुछ और ही दुनिया से आए हो। याद है आपको वो टाइम? आपने खेल लिया, खराब हालत, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, खाना खा रहे हो, हंस रहे हो, टीवी देख रहे हो, सब बंद। और आपको भी कुछ समय बाद लगने लगा था क्या कि दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम कौन सा है? सभी लोग 10 दे के आए होंगे, सभी इस हालात से गुजरे होंगे, है कि नहीं है? तो दुनिया, आपको क्या लगा कि दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम, मानते थे कि नहीं? जब उसका रिजल्ट आने वाला था तब दिल कहां कहां धड़कता, तो ये भी पता चला होगा। सर में भी धड़कता है, पैर में भी धड़कता है, पीठ में भी धड़कता है, आपको ये भी पता चला होगा। लेकिन जब आप 12th में गए तब, जब ये भी था कि 12th में नहीं हुआ तो कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, आईआईटी नहीं निकलेगा, नीट नहीं निकलेगा, और तब कोई तुम्हारा कोई जूनियर, कोई घर में भाई बहन जिसका 10th था, उसको आपने बहुत समझाया होगा, अरे यार 10th का बोर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, ये वाले चैप्टर पढ़ लो। भैया 10th के बोर्ड में क्या रखा है, टेंशन तो 12th के बोर्ड में है, राइट और रॉन्ग? तो अब जब तुम 12th में आए तो तुम्हें 10th का बोर्ड हल हुआ, तुमने ज्ञान बहुत बांटा होगा, तुमने ज्ञान बहुत बांटा होगा कि यार ऐसे ऐसे कर लेना, हो जाएगा, टेंशन मत लो, घबराओ नहीं, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, ये सब शब्द याद आ रहे होंगे तुम्हें। अरे घबराने की बात है, निकल जाता है, मैं भी घबरा रहा था, चिल हो जाएगा। तब तुम्हें लगता था दुनिया में सबसे कठिन एग्जाम 12th का बोर्ड। फिर तब तक आईआईटी या नीट देने की बारी आ गई होगी कई लोगों की, फिर देखा होगा उसमें कंपटीशन, दांत खा लिए होंगे सारे जितने भी, जो नाखून खा लिया, फिर तुम्हें लगता होगा दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। तो जो हासिल कर लिया तुम्हें आसान लगने लगा, यही तो साइकोलॉजी। और है क्या, कठिन सरल कुछ नहीं है, सिर्फ नजरिए का फर्क है। जब तुम अपने पर्पस को अपने सामने रख लोगे कि तुम्हें ये बनना है इतने सालों में, तो तुम्हें उस दिन आईएएस का एग्जाम आसान लगने लगेगा। जब चीज आसान लगने लगेगी तो फिर वो आपकी कमांड में आ जाएगी, नहीं तो वो तुम्हें डराती रहेगी, तुम डरते रहोगे, मामला साफ हो जाएगा। हर दूसरे तीसरे दिन तुम अजीबोगरीब बिहेव करते हो। तो पहला लक्ष्य हमने क्या देखा, आप आईएएस बनना चाहते हैं। आज मैंने आपसे समझा, क्या आप आईएएस ही बनना चाहते हैं या इससे भी बड़ा कुछ बनना चाहते हैं? तो आज पहला किसने किसने ये काम किया है, ईमानदारी से बताओ। 1 2 3 4 5, अभी देखते हैं, अभी और नंबर कम होता जा रहा है। बड़े आसानी से कहते हैं ना सर हम आईएएस बनना चाहते हैं। अब देखो, सेलेक्ट वन गोल दैट रिलेट टू योर ओवरऑल मिशन। एक लक्ष्य चुने जो आपके समग्र मिशन से संबंधित हो। मतलब आप आईएएस बनना चाहते हैं, कई लोग बोलते हैं सर मैं 26 में मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। कितने लोग इस तरह से बात करते हैं? सोच समझ के जवाब देना, और ट्रैपिंग का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कब एग्जाम देना है? देखो 27 या इसके लिए 365 दिन की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे खा जा रहा है 365 दिन। कितने दिन बाद एग्जाम देना है? हाउ मेनी डेज यू हैव लेफ्ट? लो कह रही 600, इसका साल पता नहीं किस ग्रह का कैलेंडर लेके घूम रही है। 400 500 100 दिन में इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नोबडी इज स्पेसिफिक, यस और नो? नहीं स्पेसिफिक हो कि मेरे पास 380 डेज बचे हैं, 375 डेज बचे हैं, 390 डेज बचे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्पेसिफिक? नोबडी। एंड इफ यू आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट योर वन डे, इफ यू आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट योर वन डे, आप एक दिन के लिए अपने अगर स्पेसिफिक नहीं है, यू विल लूज योर वीक, यू विल लूज योर मंथ एंड यू विल लूज योर ईयर। क्योंकि यूपीएससी की जर्नी सिर्फ एक दिन की जर्नी होती है, सिर्फ एक दिन की जर्नी। If you control your day, you will control your week, you will control your month, and you will control your year, and you will control your result also. Because you are thinking, तुम्हें बताया गया 2025 में एग्जाम देना, 2026 में मुझे आईएएस बनना है. You don't control about today. This is my schedule, this is my task, this is my topics, and I'm going to control it.
और बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, दिस वॉज माई टॉपिक, दिस वॉज माई शेड्यूल, दिस वॉज माई आंसर एंड आई कंप्लीटेड। इन द मॉर्निंग एक यूपीएससी एस्पिरेंट सुबह उठता है, सुबह सौगंध लेता है, सुबह शेड्यूल बनाता है कि ये मेरे घंटे, ये मेरे टॉपिक्स, ये मेरे काम, और शाम को सोने से पहले वो संगत उठाता है और पूरा करता है, मेरी ये सौगंध पूरी, मेरा ये काम पूरा, मेरा ये काम पूरा। इफ यू हैव एबिलिटी टू लिव इन अ वन डे, मैं तुमसे कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। नाउ कम टू द थर्ड पी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने छोड़ दिया था। ये हो गया परसिस्टेंस, ये हो गया पेशेंस, एंड व्हाट अबाउट प्रैक्टिस? द बिगेस्ट ब्रह्मास्त्र यू हैव टू कॉन्कर दिस यूपीएससी, इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। एंड व्हाट अबाउट प्रैक्टिस? नोबडी नोज। अभ्यास करिए प्रश्नों का। इट इज नॉट अबाउट द मटेरियल यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज, ये कोई मटेरियल नहीं जिसको तुम एक्सरसाइज करने जा रहे हो। प्रैक्टिस अबाउट व्हाट? द प्रैक्टिस अबाउट शेड्यूल, द प्रैक्टिस अबाउट बिहेवियर, द प्रैक्टिस अबाउट हैबिट्स। यूपीएससी में वही लोग सक्सेस होते हैं जो हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं। न्यूज़पेपर इज नॉट अ टास्क, पीपल से 6 से 7 न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर इज हैबिट। When your task become your habit, लाइन लिख लेना, बहुत खूबसूरत लाइन है। When your task become your habit, सक्सेस कम ऑटोमेटिकली। अगर आपका कार्य आपकी आदत बन जाता है, अगर आपका कार्य आपकी आदत बन जाता है, सफलता अपने आप आ जाती है। बस इस बात को याद रखना। प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? भाई मुझे सिर्फ 3 आंसर लिखने हैं पर डे, लेकिन मुझे 3 लिखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे लिखने हैं। मुझे रिवीजन करना है, मुझे करना है। मुझे किसी से कहने के लिए उजांग सर पे खड़े होंगे, मेंटर सर पे खड़े होंगे, कुछ कहना नहीं है, मुझे ये चीज करनी है। ठीक है? तो व्हेन योर टास्क बिकम योर हैबिट एंड यू हैव ओनली वन डे टू लिव। सो जितने भी स्टूडेंट इनको ये 2025 से 2026 देना है, इफ आर नॉट हैव एबिलिटी टू टेल इन द मंथ, अगर तुम्हारे पास मंथ में कहने का नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास दिन में कहने के लिए कुछ नहीं तो सब कुछ खत्म हो गया तुम्हारा। हाउ मेनी डेज यू हैव लेफ्ट? क्योंकि जो तुम्हारा प्लान बनेगा तुम 2025 के हिसाब से बना रहे हो, और जैसे बोल रहे अभी तो 24 चल रहा है, अभी तो 1 साल बाकी है। और जब तुम दिन में बात करोगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जो सुपर स्मार्ट स्टूडेंट हैं वो सिर्फ एक नंबर यूज करते हैं, वो दिन भी नहीं बोलते। आई हैव ओनली 1440 मिनट्स, मेरे पास 1440 मिनट हैं। एक 24 घंटे के बराबर कितने मिनट हैं? 1440 मिनट। सुपर स्मार्ट होते हैं वो आईएएस बनने के बाद इतना काम कर लेते हैं कि कलीग्स नहीं कर पाते। ये सुपर विद्या है। तो आज के बाद कभी भी इस टर्म में बात मत करो कि मुझे 2025 में एग्जाम देना है, 2026 में। हाउ मेनी डेज? जब भी तुम्हें देना है यू डिसाइड, बट एवरी टाइम आप किस में बात करोगे? मेरे पास कितने दिन है। और तुम्हारे पास सिर्फ एक काम, दिन की शुरुआत में टारगेट्स तय हो, दिन जब खत्म हो तो बस इतना देख लो कि मेरा कितना काम खत्म हो गया। Then you will establish practice. It is not about giving some assignments or questions. क्या करोगे? किसी दिन जोश में आ गए, टेस्ट देने चले आए, अगली बार नहीं आए। क्यों फ्लक्चुएशन इतनी होती? क्यों क्लास में रेगुलर रहते हो? किसी ने तुम्हें कनपटी बंदूक रखा हुआ है कि क्लास मत आना? किसी ने तुम्हें मार के या धक्के भेज के भेजा है कि जाओ गुरुकुल में एडमिशन ले लो? किसी ने किया कुछ ऐसा? अपनी मर्जी से आए हो ना? अपनी मर्जी से आए थे। तो जब अपनी मर्जी से आए थे तो जिस क्लास के लिए तुम आए हो उस क्लास में रेगुलर क्यों नहीं हो? Who is stopping you? मैं, मेरा स्टाफ, तुम्हारे पुराने दुश्मन? कौन तुम्हें रोक रहा है रोज क्लास में आने से? कौन तुम्हें रोक रहा है टाइम से क्लास में आने से? कौन तुम्हें रोक रहा है असाइनमेंट पूरा करने से? लाइब्रेरी कई लोग बैठते ही नहीं है, कौन रोक रहा है तुम्हें भाई? कौन रोक रहा है तुम्हें? ऐसा भी नहीं कि वाघा बॉर्डर क्रॉस करके तुम्हें लाइब्रेरी जाना है, पाकिस्तान में हमने बना रखी हो, यहीं पर है। कौन रोक रहा है? तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम यहां क्यों आए हो। तो आप जब ये पर्पस आपको क्लियर होगा, जब आप अपने एक दिन पे, बस तुम्हारी जिंदगी एक दिन की है, तुम ऐसे ईमानदारी से देख के देखो, जिन लोग जो रेगुलर किसी भी काम में नहीं होते हैं उनके अंदर एक खास आदत होती है, बहुत खास गुण होता है, वो कल पर बड़ी खूबसूरती से डाल देते हैं। कल पक्का, आज ये काम कर लूं, ये जरूरी है, कल पक्का, कल क्लास में जरूर जाऊंगा, कल टाइम से जाऊंगा, जाऊंगी, कल ये असाइनमेंट पूरा होगा, कल से पक्का। वो आज जीना ही पसंद नहीं करते हैं। सो अगर यूपीएससी एस्पिरेंट
पहली बात, साल को दिन में बोलना शुरू कर देगा तो समझ लेना उसके अंदर अब जाकर आईएएस बनने का पहला गुण पैदा हो रहा है। क्लियर? और उसके बाद सिर्फ एक काम, मेरा दिन शुरू कहां से हुआ, मेरे टास्क क्या थे, और मुझे कैसे जब दिन खत्म हो रहा है मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं। यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। कभी काम पूरा करके तो देखो कितनी खुशी होती है। 100% टास्क पूरे करके देखो, और टास्क जब तुम चुनो तो वो हैबिट हो जानी चाहिए। जितनी आदतें तुम गुरुकुल में सीखते, आदत मतलब इट्स नेचुरल। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तुम्हें लगा समथिंग, जैसे मान लो किसी दिन ब्रश करके नहीं आए, गलती से भूल गए, तुम्हें खुद अटपटा लगता है कि नहीं लगता है, कुछ कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, मान लो जल्दी जल्दी भूल गए, कुछ मिसिंग है, होता है कि नहीं होता है? क्यों महसूस होता है? क्योंकि बचपन से ब्रश करते करते हमें उसकी एक फ्रेशनेस की आदत हो गई है। सो जब तुम्हारे मन में ये बेचैनी हो, अरे यार न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा मैंने, नोट्स नहीं बनाया मैंने, आंसर राइटिंग नहीं की, जब तक ये बेचैनी नहीं आ रही है तुम तब तक यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो ही नहीं। तब तक सिर्फ ड्रामा चल रहा है और एक ड्रामे का तुम पार्ट हो बस। जब तक ये तुम्हारी कॉल अंदर से नहीं आ रही, सर समथिंग मिसिंग। मान लो आपका मोबाइल आपसे छूट जाए कहीं, क्या ब्रश ब्रश का एग्जांपल दे रहे हैं, च्युइंगम विंगम खा के बहुत लोग काम चला रहे हैं, डी और च्युइंगम पे आधी दुनिया चल रही है। मोबाइल आपका कहीं छूट जाए, हाउ डू यू फील? हमेशा हाथ में लेकर नहीं, वो हमेशा हाथ में फोन करते रहते हैं, तो कैसा लगता है? कुछ बॉडी ऑर्गन छूट गया कहीं, जान निकल गई, बीच रास्ते से दौड़ पड़ते हो, क्लास गई भाड़ में, कितने फोन बज गए होंगे, पता नहीं कितने लोग परेशान होंगे। ऐसे ही होता है ना, बिकॉज दैट बिकम पार्ट ऑफ योर हैबिट। सेम हियर, कभी आपसे मान लो छूट भी जाए मोबाइल और 2-3 घंटे बाद जब उसे पाते हो, देन हाउ डू यू फील? कितने मैसेज, कितने कॉल, सब कुछ खंगाल डालते हो, किसी ने खोला तो नहीं, ठीक है, सब कुछ खंगाल डालते हो उसमें, होता है। दैट्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। बट ऐसा क्यों होता है कि न्यूज़पेपर आता है बेचारा रोल रोल करके इलास्टिक में, तुम्हारे यहाँ छत पे डाल दिया जाता है और बेचारा ऐसी शाम तक पड़ा रहता है बालकनी में। यहाँ तो फिर भी गनीमत है कि हम लोग इतना डांटते फटकारते हैं, कई जगहों पे तो रोल होके आता है और ऐसे पड़ा रहता है। एक दिन आपको कुछ खाने पीने का मन करता है, खोलते हैं, बिछा लेते हैं उसको, अंदर की आईआर पॉलिटी सब उसी के साथ खत्म हो जाती है। सो ये तुम्हें क्यों नहीं एंजाइटी फील होती कि आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मुझे टाइटल्स नहीं पता है, मुझे जो है टॉपिक्स नहीं पता। सो योर टास्क बिकम योर हैबिट, सक्सेस अपने आप आएगी। कोई टेंशन ही नहीं लेनी की, तुम्हें टेंशन ही नहीं रह जाएगी मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। तुम्हें टेंशन होगी सिर्फ रैंक की और ज्यादा कुछ नहीं। 2 पार्ट हुए, तो 3P याद रखना, पेशेंस बिल्कुल लूज मत करना। लोग यहाँ बहुत, ये बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, 3 महीने गुजरेगा अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ। अगर मैं उस चीज की एप्लीकेशन लिखवा लूं कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, एक एप्लीकेशन लिखे एमडी के नाम पे, और मैं एप्लीकेशन में देखता हूं 20 गलतियां, न सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, न मात्रा सही है, कुछ भी, और बनना इन्हें 3 महीने में आईएएस है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। यूपीएससी एक्चुअली में पेशेंस का एग्जाम है, या आपके धैर्य को बहुत अंतिम पॉइंट तक ले जाके चेक करता है। जिस समय तुम्हें लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, उसी समय तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो यूपीएससी में वही लोग घुसो जिनके अंदर ये सबसे बड़ा गुण हो। पहली बार आंसर लिख रहे हैं, सर अच्छा नहीं लिखा, तुम ही डिसाइड कर लो सब कुछ, टेस्ट में मार्क्स नहीं आया, अगली बार हम टेस्ट नहीं देंगे। आपने अभी शुरू किया है, पेशेंस के साथ लगे रहो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस यही मंत्र होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखते हैं किसने किसने टारगेट बनाए। सी, हाउ मेनी ऑफ यू एवर रियलाइज अबाउट योर गोल्स? हाउ मेनी ऑफ यू रॉट अबाउट दैट? कितने लोगों ने इसके बारे में लिखा है? ठीक है, जो आपने लक्ष्य बनाया है इसके की रिजल्ट्स क्या होंगे, इस लक्ष्य के प्रमुख परिणाम क्या होंगे? सोशल, पर्सनल, बिहेवियरल, इमोशनल, रिलेशंस। जो तुम आईएएस बन गए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के परिणाम, रिजल्ट्स क्या क्या होंगे? अबाउट योर पेरेंट्स, अबाउट योर सोशल स्टेटस, अबाउट योर मेंटल स्टेटस, अबाउट योर इमोशनल स्टेटस, क्या क्या परिणाम होंगे? कितने लोगों ने अपने लक्ष्य के बारे में लिखा? कितने लोगों ने? सिर्फ एक नहीं, मैं बन जाऊंगा तो, कल कोई बच्चा मुझसे बात कर रहा था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बदला लूंगा, नहीं, हम इसके क्या क्या परिणाम होंगे? कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स के इमोशन को लिखा, इमेजिनेशन करके, कि तुम अभी खबर खबर आई है कि आपका बच्चा या बच्ची आईएएस बन गई, आईपीएस बन गई, एंड सडनली हाउ दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, तुम्हारा परिवार कैसे रिएक्ट करेगा, तुम्हारे लव्ड वन कैसे रिएक्ट करेंगे, तुम्हारे इमोशन पे क्या फर्क पड़ेगा?
मान लो मैंने तुम्हें फोन किया, रिजल्ट कैसा रहा, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तुम्हारे सोशल स्टेटस पर क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे पेरेंट्स के सोशल स्टेटस पर क्या फर्क पड़ेगा? कितने लोगों ने इसको डिटेल में पॉइंट वाइज लिखा है? ये दुनिया के किसी भी चीज के लिए, तुम आईआईटीएन बनना चाहो, एम्स में जाना चाहो, कहीं पर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम अपने इमोशंस को अपने सामने रख देते हैं तो हमें इमोशन की क्लैरिटी पता चलती है। इमोशन दुनिया की सबसे ताकतवर चीज होती है। ये आपसे क्या नहीं करवा सकती है, बस हम इमोशनल ट्रैप में चले जाते हैं, इमोशन को हैंडल नहीं कर पाते। जो लोग इमोशन को हैंडल कर लेते हैं उनके पास सुपर पावर आ जाती है। इमोशन दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है। इमोशन में आदमी क्या नहीं कर सकता, बस इमोशन के हाथ में नहीं पड़ना है, इमोशन को अपने हाथ में रखना है, बस ये याद रखना। कितने लोगों ने लिखा इसको? अभी तो तीसरे पॉइंट पे पहुंचे हैं। कितने लोग आईएएस बनना चाह रहे थे क्लास से पहले? हाँ जी, आ जाओ नेक्स्ट। अगले साल के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ठीक है, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव फॉर द नेक्स्ट ईयर? मींस अगर हम यहां से शुरू कर रहे हैं, हाउ मेनी डेज वी हैव लेफ्ट इन 2024, एंड आपके नेक्स्ट, अब जैसे कई लोग टारगेट बनाते हैं, जैसे मान लो मई में पेपर है, अप्रैल तक कोर्स खत्म करा देंगे, उसके बाद क्या करोगे? तंबाकू बेचोगे? मेंस का एग्जाम कब होगा? ठीक है, सितंबर अक्टूबर। इंटरव्यू क्या होगा? 2026 में। इसीलिए कहा पेशेंस चाहिए। 2024 में शुरू कर रहे हो, 2026 में जाके तुम्हारा रिजल्ट आएगा। इसीलिए यूपीएससी पेशेंस का एग्जाम। कभी सोचा? वो देखो कह रहा हाँ, सोचा ही नहीं मैंने। ठीक है भाई, 24 से तुमने तैयारी शुरू की, 25 में प्रीलिम्स दोगे, सब कुछ अच्छा रहा तो 25 के जो है वो ईयर एंड में जाके मेंस दोगे, नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, उसका रिजल्ट उसके प्रीलिम से जस्ट पहले आएगा। जैसे इस साल के प्रीलिम से जस्ट पहले इस पिछले साल के जो है रिजल्ट आएगा। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस? अब जैसे तुम सोच रहे हो, तुमने कैलकुलेशन किया था अप्रैल तक का, ईमानदारी से बताओ कि 2025 तक, उसके बाद हम आराम करेंगे। तो मेन से पहले, मेन जैसे खत्म हुआ फिर इंटरव्यू की तैयारी, और इंटरव्यू की तैयारी जैसे आप इंटरव्यू देके फिर अगले प्रीलिम्स की तैयारी, रुकता नहीं है। जब तक फाइनल लिस्ट में नाम ना आ जाए तब तक ये चक्र चलता रहता है। दैट्स व्हाई मैंने क्या कहा, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईमानदारी से बताओ, इतनी लंबी किसने प्लानिंग की थी? एक मुझे उधर कह रहा है, मैं तो भूल ही गया था कि एग्जाम तो, रिजल्ट अगर अभी से आज से तैयारी शुरू करोगे 2026 में रिजल्ट आएगा तुम्हारा। अगर सब कुछ ठीक रहा और एक भी स्टेप पे टंग गए तो फिर एक साल। इसीलिए मैंने कहा पेशेंस। तो जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, जो नूडल बॉय या नूडल गर्ल है, वो चले जाए यहां से। जो यूं इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, मैगी भी मना करी 2 मिनट में बनने से, किसी की नहीं बनी आज तक। हमने भी ट्राई किया था, बचपन से देखा था, 2 मिनट रुक सकते हैं, सर के बल रह सकते हैं, यही तो जिंगल था उसका। हमसे तो 2 मिनट में बनी नहीं। पानी गर्म करने से मना हो जाता है कि 2 मिनट में हम नहीं गर्म कर रहे हैं, इनको कहां से हम बनाए। और आप जो है यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो आपका डे बाय डे टारगेट क्या है? कितने लोगों ने बनाया? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसके दो पार्ट हैं, जरा समझ लें इसको। पहला, एक लाइन याद रखना, यूपीएससी में बड़ा काम आता है, यूपीएससी के लाइफ में बहुत काम है। अजय डोभाल साहब इसको, इस लाइन को बहुत यूज करते हैं। अजय डोभाल साहब एनएसए जो हमारे हैं, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर बेस्ट, यानी अपने सर्वोत्तम के लिए तैयारी करो। आईएएस टॉप करना है, बट लाइफ इज टोटली डिफरेंट, रेडी फॉर वर्स्ट। जो इस लाइन को आज इस क्लास में समझ गया, यूपीएससी में उसको कभी टेंशन एंजाइटी होगी ही नहीं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, प्रिपेयर फॉर बेस्ट एंड रेडी फॉर वर्स्ट, कि सबसे सर्वोत्तम के लिए तैयारी करो लेकिन सबसे बुरे के लिए तैयार रहो। सो व्हाट हैपेंड, अगर तुम्हारा नहीं हुआ, ये सवाल न कोचिंगें पूछने देती हैं और न बच्चा पूछना चाहता है, तो उसको क्या, अरे बहने से पढ़ो हो जाएगा आईएएस, ऐसी जाओ, काउंसलिंग में ऐसे बोला जाता है। अरे क्यों नहीं होगा, खास हो तुम, 4 कान 6 आंखें हैं तुम्हारी, तुम तो खास हो। ऐसा नहीं होता। आप अपने बेस्ट के लिए सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, आप रिजल्ट पे कभी कमांड नहीं कर सकते। तो थिंग इज, जो मैंने क्वेश्चन यहां पूछा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट मई में आपका प्री है, आपने प्लान बनाया हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स इन 2025। सबने प्लान बनाया हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स इन 2025, 2024। हाउ मेनी हैव यू प्रिपेयर्ड? व्हाट इफ आई एम नॉट क्रैक्ड, आई एम नॉट गोइंग टू क्रैक? अगर मैंने क्रैक नहीं किया तो मेरा प्लान क्या है?
मैंने क्वेश्चन बड़ा ध्यान से यहां पे रखने को बोला है कि वर्स्ट अगर कुछ हो गया तो उसको कैसे मैनेज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू रिबाउंड? छोड़ दोगे यूपीएससी तैयारी, मेहनत मजदूरी शुरू कर दोगे, मनरेगा जॉब कार्ड बनवा लोगे, या कैसे आप रिबाउंस करोगे, कैसे फीनिक्स बनोगे, कैसे अपनी ही राख से खड़े हो जाओगे? इफ योर प्लानिंग इज लाइक दैट, जितने समय तुम अपने सक्सेस की प्लान बनाओ उतने ही समय तुम अगर फेल हो गए, या अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं कि सक्सेस होने से एक कदम दूर हो गए, तो कैसे रीबाउंस करोगे, कैसे वापस आओगे? और जिसने ये काम कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। नोबडी कैन स्टॉप। हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे तुम पढ़ने बैठोगे, हर दूसरे तीसरे महीने मेरे पास आओगे, सर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, सर घबराहट बहुत हो रही है, सर रोना आ रहा है, कई लोग तो कहते हैं ऐसे, सर मन घबराता है, मन चंचल बहुत है, मन इधर उधर भागता है। अरे भागेगा ही यार, क्योंकि तुमने उसको जबरदस्ती के सपने दिखा रखे थे। तुमने सोचा था कि आंखें बंद करेंगे, ज्यादा सोचेंगे तो आईएएस बन जाएंगे। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि इसके लिए जब प्रेशर आएगा तो हम उसको डील कैसे करेंगे। अब मुझे बताओ, तैयारी कितनी है किसकी, किस किसने किसने अपनी डायरी में लिख लिया कि नेक्स्ट ईयर का तुम्हारा प्लान क्या है, क्रैक कर देगा? और नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है अगर क्रैक नहीं कर पाए? हाउ विल यू सेव योरसेल्फ? क्या तुम लौट जाओगे, क्या टूट जाओगे? तो कैसे अपनी इकोनॉमिक, इमोशनल, फिजिकल, इन सबका बाउंस बैक करोगे? घर वालों ने पैसा देने से मना कर दिया, फिर कहां से लेकर आओगे? ये होती है प्लानिंग। तुम्हें क्या लगा था लक्ष्य बनाना बहुत आसान है? जिसको तुम कहते हो उसको केवल एक दिवा स्वप्न कहते हैं, डे ड्रीमिंग। मैं आईएएस बनना चाहता हूं या चाहती हूं। जो लोग सक्सेस होते हैं वो बहुत माइक्रो डिटेल्स पे काम करते हैं। तो लाइफ जब अनएक्सपेक्टेड बिहेव करती है तो वो हिलते नहीं अपनी जगह से। और अभी तो मैं कई कहानियां सुनाऊंगा कि बहुत विरले होते जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल के खत्म करते, बहुत विरले। वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट उनका नहीं होता है, उसके कई साल पहले उनके घरों में तैयारी चल रही होती है, वो जाकर लीगली एक फर्स्ट अटेम्प्ट देकर चले आते हैं, चाहे टीना डाबी क्यों ना हो, 11th क्लास से प्रिपरेशन कर रही हैं, जब आपको आईएएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, बहुत लोगों को तो अभी भी नहीं पता है। समझे? तो 5 साल की मेहनत है जब उन्होंने दिया अटेम्प्ट, उससे पहले 5 साल तक उनकी प्रिपरेशन थी। तुम अभी जुम्मा जुम्मा 5 दिन तुम्हें होता नहीं है, 5वें महीने में तुम्हारी जो है फटीगनेस आ जाती है, तुम्हारा मन चंचल हो जाता है, इस एकेडमी में कुछ नहीं हो सकता, उस एकेडमी में होगा, यहां कुछ नहीं हो सकता, वहां कुछ होगा। आप चक्कर मारते रहते हो, क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग ही नहीं की थी कि अगर मैं टूट गया तो मैं कैसे खुद को जोड़ूंगा। जिसने प्लानिंग कर ली, यकीन मानो उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। यूपीएससी उसका है, चाहे आज हो चाहे कल हो। ये बस यार। सो प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, अपनी तैयारी बेस्ट करके रखो, बट रेडी फॉर द वर्स्ट। और जिसने इसकी प्लानिंग कर ली, अपनी सिचुएशन के, माँ बाप पैसा नहीं देंगे, नहीं देंगे तो हम कैसे ट्यूशन पढ़ाएंगे, हम कैसे काम करेंगे, ये तुम्हारे पास होना चाहिए। तो अभी से हम अपने बेसिक सब्जेक्ट को पूरा कर लें कि अगर ट्यूशन भी पढ़ाना रहे तो केवल वैल्यू एडिशन करना रहे। तो इतना हम ट्यूशन अभी से, वो क्या होगा, जैसे कोई उससे क्या बिहेवियर चेंज होगा। जैसे मान लो हमें पता है कि अगर नहीं हुआ तो हमने ट्यूशन पकड़ना है, तो अभी से हम रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देंगे सबसे। हाँ, जानकारी कहाँ ट्यूशन ट्यूशन पढ़ाया जाता है, अरे हम भी अच्छा पढ़ाते, माहौल बनाएंगे, बना के रखे रहेंगे, किसी को बताएंगे नहीं इनडायरेक्ट वे में, लेकिन कल जैसे ही मौका मिलेगा, अगर मेरी स्थिति खराब हुई, हम कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे, कोई स्किल सीखेंगे धीरे धीरे करके, कंप्यूटर स्किल सीखना है, एआई स्किल सीखना है, छोटा मोटा कोर्स करते रहेंगे अपने आप को प्रिपेयर करके, लेकिन हटेंगे नहीं इस फील्ड से। अब घुस गए हैं तो अब लबासना को लेकर निकलेंगे। ये बड़ा प्योर माइंडसेट का गेम है, बट आपने इस पे काम नहीं, ईमानदारी से बताओ किसने इस पे काम किया, डिटेल में काम किया कि अगर नहीं हुआ इस दिन तो हम ये करेंगे। 3 4 कम होते जा रहे हैं आईएएस बनने वाले, कम होते जा रहे हैं भाई, क्या चक्कर है? अभी तक तो आप कहते हैं आईएएस की तैयारी एकदम परफेक्टली तैयार करने, अभी तो मैं सिलेबस पे आया ही नहीं। सिलेबस पे आओगे तो अभी सन्नाटे में आ जाओगे, कुछ कुछ सुना सुना सा लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, चलें। व्हाट आर योर प्रोग्रेस प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर? ये उनके लिए है जिनको ये पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड पर्पस। कुछ लोगों को ये लगता है कि सर आईएएस फोड़ देंगे, हाँ ठीक है भाई फोड़ दो, शीशा है। बट ये क्वेश्चन एक्सक्लूसिव उनके लिए है जिन्होंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे काम किया है। वन टू नो द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड पर्पस। इफ आईएएस क्रैक करना ही तुम्हारे लिए सब कुछ है तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन हमको पता है कि नहीं, मुझे लाइफ में क्या बनना है। सो अगले वर्षों के लिए आपकी प्रगति योजनाएं क्या है, प्रोग्रेस प्लान फॉर सपोज दैट
तो उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। सपोज दैट आप भारत के बहुत अच्छे विदेश सचिव बनना चाहते हो, राजदूत बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, यू विल स्टार्ट डेवलपिंग हैबिट टू रीड अबाउट सक्सेस स्टोरी ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। आप उनके डिटेल प्लान के बारे में पढ़ोगे, कैसे उन्होंने जो है सिंचाई परियोजनाओं को अच्छा किया, कैसे मकान दिए, कैसे लोगों से वो उन्होंने लोगों को मनाया अपने यहाँ विकास योजनाओं को लाने के लिए, कैसे उन्होंने बाल विवाह पे रोक लगाई, कैसे उन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर किया। क्योंकि आप उनको फिर क्या करोगे, फॉलो करना शुरू कर दोगे। फिर आपको ये नहीं लगेगा ये सब्जेक्ट की किताबें पढ़ना मेरा कोई बहुत बड़ा बोझ है, आपको इसमें मजा आएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि सुपर पर्पस के लिए ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है। मुझे कहीं पहुंचना है तो मुझे कार, साइकिल, रिक्शा कुछ तो चाहिए होगी, तो मुझे मेरे इस परम लक्ष्य तक पहुंचना है, तो ये एग्जाम मेरे लिए बहुत आशीर्वाद है। आप में से 99.99% लोग यूपीएससी को क्या करते हैं, अरे बहुत कठिन एग्जाम है। आप इसको आशीर्वाद के रूप में लोगे कि अरे यार इससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, ये मेरा गोल, मेरे पर्पस तक मुझे लेकर जाएगा। तो आप यूपीएससी एग्जाम को इनवाइट करोगे, क्योंकि आप इससे ज्यादा चीजें पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में इससे ज्यादा चीजें मौजूद है। आप एक अच्छा पुलिस वाला बनना चाहते हो, यू विल ट्राई टू रीड द सक्सेसफुल आईपीएस ऑफिसर स्टोरीज, कैसे उन्होंने अपराध को खत्म किया, कैसे उन्होंने विजिलेंस सिस्टम को बढ़ाया, क्योंकि आपका पर्पस बदल चुका होगा। और यूपीएससी मैंने इसीलिए कहा आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का एग्जाम। इस एग्जाम की इतनी खास बात है, बनाया इसको ऐसा गया है कि जिसने इस एग्जाम की सच मायने में तैयारी कर ली, उसका व्यक्तित्व इसी के साथ ढल जाएगा, उसके सोचने बात करने का तरीका ऐसा हो जाएगा। और ये मैंने बहुत करीब से देखा है कि वो फिर उनका बात करना, विचार, पढ़ना, बोलना, सब कुछ एक फ्रेम में आना शुरू हो जाता है। ये इंसान को बदल देता है एग्जाम। लेकिन उनके लिए जिन्होंने इस एग्जाम को जिया है, जो यहां आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, एडमिशन ले लिया, क्लास में नहीं है, एडमिशन ले लिया, पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान है, तो जो आदमी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान है, वो कंट्री की प्रॉब्लम क्या खाक सुलझाएगा? जो अपने से ही नहीं लड़ पा रहा है, वो इस सिस्टम से लड़ पाएगा? वो सिस्टम में कोई चेंज कर पाएगा? तुम्हें तो आईएएस बनना ही नहीं चाहिए, ये नियति ने तय कर रखा है। जो स्वयं को नहीं बदल सकता, वो समाज को बदल पाएगा, वो तंत्र को बदल पाएगा, वो रीति रिवाजों को बदल पाएगा। तुम जाकर कहोगे साहब इस बच्ची को स्कूल भेजिए, परंपराएं चली आ रही हैं, लड़कियां हमारे यहां नहीं पढ़ेंगी, तो तुम जाकर उसको, तुम पढ़कर यहां पे आईएएस बन गई हो, लेकिन तुम नहीं चाहोगे कि वो लड़की भी पढ़े, नहीं चाहोगे ना? तो तुम पहली बात बनोगे ही नहीं, क्योंकि तुम जब अपनी आदतों में, अपनी सोच में, अपने इमोशंस में, अपनी जो है वो डोपामाइन में एडिक्ट हो, जब उसमें तुम बदलाव नहीं ला सकते, तो तुम्हारे लिए, तुम ये समाज में तुम्हें मौका दिया जाएगा बदलाव लाने के लिए, क्योंकि उस आईएएस को क्रैक करने के लिए तुम्हें खुद में चेंज लाना पड़ेगा। ये तुम्हें मोबाइल नहीं देखूं तुझे तो चैन मुझे आता नहीं, अरे फेंको इसको। और तुम खुद पर इतना कंट्रोल नहीं तुम्हारा। तुम क्लास में, अरे हम एक ही क्लास में 4 बार जाएंगे, बार बार मम्मी ने बोला है कि एक ही जगह जाने से बेइज्जती होती है। आप क्लास में नहीं आ रहे हो, आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो सोचो कि थोड़ी देर के इनको आईएएस बना दिया, डीएम बन गए, कोई पहुंचा 2 दिन से, बहन जी भूख लगी है, खाना नहीं खाया, आप आईएएस हैं। अरे तुम्हारा तो भूख ही भूख है, बहुत टेंशन देख रहे हो, यहां से सुबह से मेरी फोटो पे लाइक नहीं आया 4। तुम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में, सास से लड़ाई हो गई, इसी चक्कर में तुम परेशान हो। वो कह रहा है कि जो है वो बीमारी फैल रही है, फलाना हो रहा है, कुछ हमारी मदद कर दीजिए। क्या तुमसे मदद करें, सुबह से ही लड़ाई हो रखी है उनसे, ठीक है, यही तुम्हारा चल रहा है नौटंकी। तो अंदाजा लगा, तुम किसी आईएएस के पास गए और तुम उससे अपनी प्रॉब्लम कह रहे हो, तुमसे अपने घर का रोना रो रहा है, तुम्हें कैसा लगेगा? बोले घर का रोना तो घर में रहती ना, या घर में रहते, पब्लिक सर्वेंट क्यों बने? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझना पड़ेगा। तो आप अगर अपनी इन पर्सनल चीजों पे कमांड नहीं करोगे, यू विल नॉट सर्वाइव हियर। चलो आगे देख लेते हैं कितने लोगों ने वाकई में आईएएस बनने का लक्ष्य, किसी बचेगा भी कि खत्म ना हो जाए शाम तक। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर योर करंट डू टास्क। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बैठे आप। व्हाट आर योर करंट टू डू टास्क एसोसिएटेड विद दिस गोल। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द गोल, व्हिच वन? 1 साल का तुम्हारा लक्ष्य जो भी है। करंट मींस वर्तमान, टू डू क्या है? दिस इज चोजन, दिस इज नॉट गिवन, दिस इज चोजन थिंग, ये चुना जाएगा। आधे घंटे मुझे अपने दोस्त से बात करनी है फोन पे क्योंकि वो नाराज हो जाएगा, किसी लव्ड वन से बात करनी क्योंकि वो नाराज हो जाएगा या हो जाएगी, और 30 मिनट में मुझे 10-10 मिनट के हिसाब से 3 आंसर लिखने हैं। यू हैव टू चूज, क्योंकि समय सीमित है और तुम अकेले नहीं हो इस कंपटीशन में। ये वैसे भी कंपटीशन सिलेक्शन का है ही नहीं है, रिजेक्शन का है। आंकड़े निकाल के देख लेना कैलकुलेटर पे, कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट है उसमें, कितने को आईएएस मिलेगा। तो तुम कहोगे भैया इसमें सेलेक्ट होने जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये तो तुम्हें लात मार भैया अगले साल आना। फिर तुम वहां पहुंच रहे हैं, हमारा करा दो, हम बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत आंसर लिखा है, हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं। फिर तुम कह रहे हो, फिर तुम भाग यहां से,
कभी प्रीलिम्स निकाल लिया तो मेंस में भगा देते हैं, मेंस निकाल लिया इंटरव्यू में भगा देते हैं। तो तुम्हें वहां डट के खड़े रहना पड़ता है। ये सिलेक्शन का एग्जाम है, ये कोई रेशियो होता है सिलेक्शन का? ये तो रिजेक्शन का एग्जाम है। तो जो एकदम ढीठ है, थेथर है, बैठ गया लबासना के सामने, अच्छा चलो तुम बहुत देर से बैठे, सब चले गए, तुम अंदर आओ, ये उसका एग्जाम है। सो थिंक इज, तुम्हारा करंट टू डू लिस्ट क्या है, या शेड्यूल लिस्ट क्या है, वर्क लिस्ट क्या है? वर्क लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई डिसाइडेड द आंसर राइटिंग इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल फॉर मी, मुझे डेली 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। अब कई लोग, मैंने ये काम दे रखा है, गुरुकुल में दे रखा है सीनियर बैच को, सर पढ़े तो है नहीं, तो क्वेश्चन लगाए क्या? तो जब मैं क्लास में सिखा रहा तुमसे वही पूछ लेते। 4 दिन बाद अब प्रीलिम्स फाइटर बुक निकाली, कहा कि तुम केवल क्वेश्चन पढ़ो, लॉजिक बता दिया कि एनएलपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने बुक ही नहीं खरीदी, खरीदी नहीं, बोले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि सामने रहेगा तो भी सर दर्द होगा, देखते रहेंगे। ओजांग सर ने लिखी है, कहीं उसमें से निकल के बुला ना ले किसी दिन कि क्यों सो रहे, चलो उठो क्वेश्चन लगाओ। तो बहुत लोगों को बड़ी दिक्कत है। अब उसमें क्या होता है, आप लॉजिक लगा नहीं, अगर मुझे सर ने बोला 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, खत्म हो गई बात। मुझे क्वेश्चन करना है तो करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है। न्यूज़पेपर खोला, जैसे मैंने देखा ये न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 दिन पढ़े, अगले दिन आया मुंह बना के, सर इसमें नोट्स बनाए कि ना बनाए? अच्छा सर इसको कैसे पढ़ें? सर इसमें ये वाला एडिटोरियल पढ़े कि ना पढ़े? ये क्वेश्चन नहीं है, ये संदेह है। आपको प्रश्न और डाउट के बीच का अंतर पता होना चाहिए। यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, यू आर क्रिएटिंग डाउट्स। और ये संदेह मुझ पर नहीं है, ये संदेह तुम्हें खुद पर है। तो तुम प्रश्न को संदेह कहते हो, तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध तो यही है। प्रश्न और संदेह के बीच का अंतर पता होना चाहिए। तो जब किसी कार्य को पहले क्वेश्चन, मैंने बोला न्यूज़पेपर पढ़ो तो पहले दिन ही नोट्स बनाए कि ना बनाए। फिर जब नोट्स बनाने पहुंचे, जब नोट्स बनाए, अच्छा बना लो, किसी को मैंने बोला बना लो यार देखा जाएगा, तो फिर तो आ जाते, रुकते नहीं है, क्योंकि संदेह जो है राक्षस की तरह होता है, ये खा जाता है तुम्हें। फिर आते हैं, सर नोट्स बनाने में बहुत समय लग रहा है, सबको पता है मैं सबके क्वेश्चन ले रहा हूं, ये तुम्हारे क्वेश्चन है। सर नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, कोई तरीका बताइए, कोई वेबसाइट बताइए जल्दी हो जाए। अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहा तो नोट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नोट्स बनाने के लिए कहा तो समय बहुत लग रहा है। मैंने कहा समय लगा लो, तो सर ऑप्शन कब करेंगे? इनके अंतहीन डाउट्स होते हैं। इनको प्रश्न नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रश्न भूखे होते हैं उत्तर पाने के लिए, उत्तर मिलते ही प्रश्न समाप्त हो जाता है, उत्तर मिलते ही प्रश्न समाप्त हो जाता है। संदेह कभी समाप्त नहीं होता, संदेह कभी समाप्त नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो आप डाउट करते हो, प्रश्न थोड़ा पूछते हो, आपने प्रश्न पूछा, उसका जवाब मिला, खत्म, प्रश्न वही खत्म। आप अगले ज्ञान की तरफ चल पड़ते हो, फिर प्रश्न पूछते हो, फिर उत्तर पाते हो, और क्या होता है, ज्ञान सीढ़ियों की तरह होता है। आप एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाते हो और एक दिन ऊंचाई पर पहुंच जाते हो, जीवन में जो बनना चाहते हो बन जाते हो। संदेह एक दलदल की तरह होता है, एक बार पैर रख दिया तो अब निकल नहीं पाओगे उससे, और आपको लगता है कि आप प्रश्न पूछ रहे हो, तो आपको तो ये नहीं पता प्रश्न और संदेह के बीच का अंतर क्या होता है। तो जितने भी लोग अपना लक्ष्य बना रहे हैं, क्या उन्होंने डे टास्क बना लिया कि मुझे ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए? अगर ये बना लिया तो मोस्ट वेलकम, नहीं बनाया तो हम है ना बैठे हुए। ठीक है, जो गुरुकुल का शेड्यूल आया है उसमें हम कुछ काम कराएंगे ही कराएंगे, वो तुम्हें करना होगा। नेक्स्ट वन, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑल प्रोग्रेस ऑन ए टिपिकल डे? बहुत कठिन क्वेश्चन है ये, ईमानदारी से बताओ। मैंने क्या कहा, एक क्लास ली थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, और बताया था कि आप जितना लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो उतना खुद पर काम करिए। आप सुबह उठेंगे नहीं कभी, और आप चाहते हैं कि आप लोगों से ज्यादा पढ़ें, पॉसिबल नहीं है। आप वेट लूज करना चाहते हैं, लेकिन आप कभी दौड़ने के लिए समय ना निकालें, कभी एक्सरसाइज के लिए समय ना निकालें, तो आप कभी भी वेट लूज। आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं, लेकिन आप 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, आपके समय नहीं है। तो सवाल यहां पर ये, आप ये सोच रहे हैं कि हाँ शायद मैं पढ़ाई के बारे में बात कर रहा हूं, नहीं। एक सामान्य दिन में आप सभी प्रगति कार्यों पे, प्रगति यानी कि क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेस वर्क। प्रोग्रेस में क्या होते हैं, जिसका आज कोई रिजल्ट नहीं होता। जैसे सपोज दैट हमने आपसे कहा कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाओ, प्रीलिम्स फाइटर बुक रख लो अपने पास, तो सिर्फ पढ़ो, आप तुरंत उस पर क्या करेंगे, डाउट करना शुरू कर देंगे, आप नहीं करेंगे। मैंने आपसे कहा कि योग आपको करना है गुरुकुल में, अब आए सर टाइम नहीं मिल रहा है, हमारा तो मन इसमें नहीं लगता है, हम तो शाहरुख खान, हम इधर जाएंगे। हमने कहा ध्यान लगाना है, सर कई लोग आ जाते हैं, सर सर में दर्द शुरू हो जाता है, तुम्हारा सरना हो गया पता नहीं क्या है। ध्यान लगाने से इनका सर दर्द होता है, और चैट करने से इनको आराम मिलता है, इनकी बीमारी अलग है। तो प्रोग्रेस वर्क वो वर्क होते हैं जो वाकई में सिविल सेवा के लक्ष्य के लिए तुमने खुद पे निर्धारित किया। जैसे व्हाट हैपेंड,
आज बहुत से बच्चों का एक फेवरेट गुरुकुल में स्टेटमेंट हो गया है, आप क्लास क्यों नहीं आए? सर तबीयत बहुत खराब थी, सर तबीयत बहुत खराब है। तबीयत ना हो गया, कोई पंचवर्षीय योजना हो रखी है, कोई गेजेटेड ऑफिसर है, आ रहा जा ही नहीं रहा है। हाँ स्टेटस की तरह हो गया है। आपस में बात करते होंगे लोग, क्या तुम नहीं बीमार पड़े? हाँ क्या है, मैं कह रहा हूं कि बीमार पड़ना गलत नहीं है, लेकिन अरे एक बार हो गया, दो बार हो गया, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, इतना बीमार पड़ रहे हो? और जब बचपन से बीमार थे तो घर से निकले क्यों? या यहीं आके नई नई बीमारी पैदा हुई है? अलग ही कुछ चल रहा है इनका। और अभी जीवन एंजॉय करना हो, ये बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। पिक्चर मजाल है, 3 बजे का शो हो, ये 3:30 बजे पहुंचे, क्लास में 3:30 बजे आएंगे, वहां तो 2:30 बजे पहुंच के फोन, कहाँ तुम लोग, फिट गिर जाएगी, ये वो दुनिया भर का चकल्लसबाजी चलेगी। सो इट्स मेंटल स्टेटस एंड नथिंग बट प्रोग्रेस वर्ड है। तो तुम पहले मुझे बताओ, कितने लोगों ने ये बताया कि एक साल में तुम्हें प्रोग्रेस के टारगेट्स क्या हैं तुम्हारे? हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वेलबींग, आंसर राइटिंग, ऑब्जेक्टिव, स्पीड रीडिंग, बुक रीडिंग, WPM, हार्ट रेट, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, हाउ मेनी यू डिटरमाइंड? ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने एक साल के अपने प्रोग्रेस, पढ़ाई का तुमने सबने बना, फिर मैं कह रहा हूं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टडी शेड्यूल, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेस शेड्यूल। मान लो तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और मैंने गुरुकुल में तुम्हें 8 घंटे का टाइम टेबल दे दिया, पढ़ पाओगे? लड़कियों में बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसकी वजह से कई बीमारियां होती हैं, अब उनको चक्कर आ रहे हैं, दे दूं मैं पढ़ने के लिए, पढ़ पाओगे? आप बहुत जल्दी फटीग हो जाते हो, विटामिन डी कम है, 12 कम है आपका, B12, और मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत फोकस होकर आंसर राइटिंग करना है, कर पाओगे? आपका मन बहुत भटकता है, आपका मेंटल हेल्थ, आपको एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई बहुत खुश रहना है और अच्छे से अपनी प्रगति पे ध्यान देना है, कर पाओगे? सपोज दैट यू हैव इमोशनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एक बहुत बिटर ट्रुथ है, अब आप बहुत ध्यान से खुश होकर सिर्फ गुरुकुल पर लक्ष्य लगाकर IAS की तैयारी कर पाओगे? एक फोन आता है, फिर पता चला घंटे घंटे पर बैठ के आप बालकनी खड़े होकर चिल्लाते हैं, होता है कि नहीं होता है? आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो सवाल है, प्रोग्रेस इज टोटली डिफरेंट, ये गुरुकुल में सिखाया जा रहा है, अभी तक आपको ये बताया गया कि सिर्फ आपको अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना है, दिस इज नॉट ट्रू। द ट्रूथ इज, अगर ये सारी चीजें मौजूद रहेंगी तो सफलता यहां मौजूद नहीं रह पाएगी। सफलता तुम्हारा ध्येय, तुम्हारा मकसद है, कभी भी अपने इष्ट को गंदे स्थानों पर नहीं रखते हैं, आपको पता होगा, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, कोई मस्जिद भी जाता हो वहां गंदगी नहीं रख सकता, मंदिर जाता होगा गंदगी नहीं रख सकता, गुरुद्वारे जाते होंगे गंदगी नहीं रख सकते। तो सफलता तुम्हारी इष्ट है और ये सारी चीजें वो गंदगी। तो सवाल है इस दिमाग में दोनों कैसे रखोगे? रख सकते हो? तो ये जो गंदगी है और तुम्हारा इष्ट, तुम्हारी सफलता है, तुम्हारे सपने, उन दोनों को एक जगह रख रहे हो? रख रहे हो। इसीलिए मैंने कहा कि अपनी प्रोग्रेस के लिए तुम्हारी लिस्ट क्या है, एक वर्ष में 365 दिन में तुम किन किन दक्षताओं में आगे जाना चाहते हो? अच्छा आंसर लिखना, न्यूज़पेपर पे मास्टरी करना, किसी एक विषय पर बहुत खास अध्ययन करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना, फिजिकली स्ट्रांग रखना, 5 किलोमीटर रनिंग करना, 51 सूर्य नमस्कार करना, गहन ध्यान लगाना, चक्र ध्यान लगाना, आप इसमें से कौन से काम कर सकते हो? नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है? ये कितने बनाया? क्योंकि ये अच्छा होता जाए, मान लो आपकी बॉडी आपकी फेस या मसल्स टाइट नहीं है, मैंने कहा बेटा कल से आपको 10 घंटे पढ़ना है, आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी, आपने अपने दिमाग पे कंट्रोल करके रखा, आपको कोई तकलीफ होगी नहीं। लेकिन इधर रोज मन भटक रहा है, शरीर में दर्द है, कभी एक्सरसाइज नहीं किया, झुक के कह रहा हूं कि अंगूठा छू लो, दिख ही नहीं रहा है, ठीक है? अब मैंने कहा बेटा कल से आपको 10 घंटे पढ़ना है। अब बेटे ने पूरी कैलकुलेशन की, सर ने एक जीरो गलत लगा रखा है, ठीक है, इसको कहां राइट में लगाया, इसको लेफ्ट में लगाते, सर ने एक जीरो गलत। अब फिर क्या होता है, जब वो नहीं पूरा कर पाते, कम्युनिटी में हम लोग, तो शर्म आती है, तो फिर दिमाग कहता है चल कुछ अच्छा बहाना बता, तू पढ़ना तो बहुत अच्छा चाहता है, क्योंकि सपने में IAS तो बनने की हमने कसमें कई बार खाई थी, सपने में लबासना वाला अपना जो है हॉस्टल भी फाइनल कर लिया था, तो दिमाग तुमसे क्या कहता है, जल्दी से कल सुबह बोल देना तबीयत बहुत खराब है, और वो करता भी है तुम्हारे साथ, तुम्हें फीवरिश फीवरिश लगेगा, कुछ बॉडी में एक शुरू हो जाएगा, और तुम उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताओगे कि बस ये
वो नहीं आनंद मिक्सचर में वो कहता है, या मुन्ना भाई एमबीबीएस में, कि वो खोपड़ी का एक्सरे लेकर कहता है आपको लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो आप भी किसी ऐसे डॉक्टर की रिपोर्ट लाके मुझे दिखा दो कि वो खोपड़ी का लिया होता है सीटी स्कैन, मुन्ना भाई एमबीबीएस बोलता है कि आप तो बच ही नहीं सकते क्योंकि आपको लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन है। तो आप भी ऐसे कहते हो सर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बहुत हो रही है और सर में इतना दर्द है कि मैं क्या बताऊं, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है वहां पे, आपका दिमाग खेल जाता है, फिर आपको पता है वो टारगेट आप पूरा नहीं कर पाओगे, तो फिर 1-2 दिन से शुरू होता है, फिर ये धीरे धीरे बिहेवियर हो जाता है। ठीक, चलिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप सबसे पहले एक गोल बनाओ। अब ये टोटल कितने रहे हमारे ABCDEFG, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने लोगों ने ये सातों के सातों काम पूरे कर रखे हैं। अगर ये नहीं किए हैं तो आपको ये पता ही नहीं कि IAS आपको क्यों बनना है और कैसे बनना है। सॉरी टू से, यू डोंट नो अबाउट दिस, और ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया तो कभी भी आपके अंदर बैठा हुआ आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको कभी हरा नहीं पाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो हर महीने आप परेशान रहोगे। और आप लोगों को भी हॉस्टल में पता चल चुका होगा, ऐसे कई लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। आप तो किसी चीज की कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपने भी देख लिया होगा कि कितनी कितनी बातें आती हैं, कितनी कितनी चीजें होती हैं। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप शुरू करिए, ठीक है। अपने दिन को गिनिए, वर्ष को नहीं। अगर आप सक्सेस के स्ट्रैटेजी बना रही तो अपनी फेलियर की स्ट्रैटेजी भी बना लीजिए। नहीं है तो ढूंढिए, कोई जरूरी नहीं कि आज ही वो करें, ढूंढिए, तैयार रहिए, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। लेकिन एक याद रखिएगा कि वापस नहीं जाना है। बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है सफलता के एकदम नजदीक होकर उन्होंने बैक पैक कर लिया, अगर वो रुक जाते तो शायद सक्सेस हो जाते। और याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि ये संसार जो है वो आपके प्रयासों को नहीं, आपके परिणाम को देखता है। आप कितने मेहनत से आपने प्रयास किया, आप कितने ईमानदार थे, इस संसार को इससे कोई लेना देना नहीं है। संसार को इस बात से मतलब है कि आपका रिजल्ट क्या रहा। तो आप पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से लगा दीजिए। यूपीएससी में सफलता पाने के नियम बिल्कुल अलग होते हैं। ये सिलेबस, एकेडमिक्स, नोट्स, पीडीएफ इसका एग्जाम नहीं है। इनका वेटेज है लेकिन ये 40 से 50% है। 50% आप सिलेबस है, 50% आप सेंटर में हैं। सो यू हैव टू फाइट, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ एंड बिल्ड। खुद को बनाना सबसे कठिन होता है। क्यों? क्योंकि आपको खुद को तराशने के लिए खुद पर चोट करनी पड़ेगी, और जब खुद पर चोट होती है तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने डिस्कस किया, अब आप देखिए, आप कहते हैं कि सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं। ये बहुत लोग कहते हैं, मोटिवेशन स्पीकर होता बोल देता अरे कोई दिक्कत, सोच लिया हो गया। बट अगर ये तुम्हारे स्टेप जी तक कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब तुमने अभी तक गोल बनाया ही नहीं। तुम एक डे ड्रीमिंग में हो, एक दिवा स्वप्न में हो। तो निकलो स्वप्न से, उस स्वप्न से निकलो और काम शुरू करो। समझे? तो आज तुम्हें पता चला कि एक्चुअली में ये तुम्हारा ड्रीम है या डे ड्रीम है। ये तुम्हारा ड्रीम है या तुम्हारा गोल है। ये तुम्हारा गोल है या तुम्हारा पर्पस है। ये तुम्हारा पर्पस या तुम्हारी लाइफ है। एंड व्हेन योर पर्पस बिकम योर लाइफ, 99.99% अगर लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, हालात खिलाफ हो जाएं, राहु केतु भी खिलाफ हो जाएं, तो जनाब तुम्हारी सीट वहां पाने से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हें तय करना है कि तुमने जिसको आज तक अपना पर्पस समझा था वो तुम्हारा पर्पस या गोल है, ये तुम तय करोगे। ये सारे पॉइंट्स आपने लिखे कि नहीं लिखे? ये एक दिन में नहीं तैयार होता है। आपको मेरे साथ बैठना होगा गुरुकुल में, बात करनी होगी कि सर मेरा पर्पस ये है, इसमें एक्चुअली मेरा पर्पस है या मैं भी अभी भी मैं अपने गोल को अपना पर्पस बोल रहा हूं। मुझे ये पाना है तो क्या पाना है, मेरा स्ट्रेंथ क्या होगा, मेरी सिचुएशन क्या है। तो आप मेरे साथ 1-to-1 बैठेंगे, बात करेंगे। पहले आप शुरुआत करिए। क्या आप ये जानते हैं कि आपकी यूपीएससी स्किल और आपकी लाइफ स्किल्स में क्या डिफरेंस होता है? जिसे आप एकेडमिक्स गोल कहते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा। उसमें तुम्हारे अपने गोल क्या हैं? वेयर इज योर फिजिकल ऑप्टिमल हेल्थ, वेयर इज योर मेंटल ऑप्टिमम हेल्थ, वेयर इज योर इमोशनल ऑप्टिमम हेल्थ। आपको एक साथ कई लड़ाइयां लड़नी होती हैं और ये लड़ाइयां जरूरी भी हैं। जैसे मैं सिलेबस एनालिसिस में आऊंगा, इस लड़ाई के बारे में तुम्हें बताऊंगा। पहला ही जो टॉपिक है सोशल इश्यूज, वहीं से तुम्हें कहानी शुरू हो जाएगी। ये समाज है क्या जिसके बीच में तुम हो? ये लगातार तुम पे प्रेशर कर रहा है, लगातार तुम पे दबाव डाल रहा है। नाउ मेक इट और ब्रेक इट।
तुम्हारे हाथ में। पहली चीज हो गई सक्सेस पाने का जो दूसरा सबसे बड़ा नियम है। 5 नियम बताए मैंने। दूसरा है सिलेबस एनालिसिस। अगर ये नहीं है तो यूपीएससी के सारे रास्ते बंद हैं। तो सिलेबस एनालिसिस इतना जरूरी है। सिलेबस एनालिसिस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा ना, इसके बिना यूपीएससी में तुम्हारा सर्वाइवल ही नहीं है। सर्वाइवल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि तुम यूपीएससी में 4 कदम उठा पाओ। हर दिन तुम्हारा न्यूज़पेपर तुम्हें खाने के लिए दौड़ेगा। हर दिन तुम्हें पता नहीं रहेगा बुक में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि आंसर राइटिंग की जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है वो तुम्हारे पास कितनी होनी चाहिए। तो सिलेबस एनालिसिस अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। याद रखना, कुछ भी नहीं, नथिंग। सो यू हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट सिलेबस एनालिसिस। क्लियर है? और सिलेबस एनालिसिस पे ही मैं सबसे ज्यादा समय देने जा रहा हूं। लेकिन सिलेबस एनालिसिस के बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूपीएससी हैज अ सर्टेन लैंग्वेज, एक भाषा है उसकी। वो बाहुबली पिक्चर में नहीं, वो जब वो युद्ध होने जा रहा होता है सामने वाला ऐसे करके बात करता है, यूपीएससी सेम लाइक दैट, वो ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है। और तुम भी बिल्कुल उसी तरह से हो, शौर्यशाली हो, घर से निकलो आईएएस बनने के लिए, तो बीच में तुम्हें एक दो भाषिया रखना पड़ेगा। तो वो कैसे बोलता है, ऐसे से बोलता रहता है ना। तो यूपीएससी भी हर दिन तुमसे ऐसी बात करता है। तुम में से जो लोग उसको ट्रांसलेट कर पाते हो उनको ये लगता है कि हाँ आसान है, चुनौती दे रहा है, इसकी ऐसी तैसी करनी है, और लास्ट में ऐसी तैसी कर देते हो। और कई लोग तो यही सोचते रहते हैं कि कह के क्या गया। बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक एक शब्द के अंदर इतने भाव छुपे होते हैं, इतने तरीके छुपे होते हैं। ये तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को गवर्न करता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आंसर लिखते समय मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि यही एक पर्टिकुलर पॉइंट किस पेपर में आया हुआ है। अगर यही पेपर 1 में है तो मेरा आंसर अलग होगा, पेपर 2 में है तो मेरा आंसर अलग होगा, पेपर 3 में है तो मेरा आंसर बिल्कुल अलग होगा, पेपर 4 में होगा तो आंसर अलग होगा। तो ये जो कंट्रोल पावर है वो हमें सिलेबस एनालिसिस और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हमें देते हैं। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो प्रीवियस ईयर पर कमांड करना। और ये मैं आपको दिखाऊंगा अब इसके बाद जब सिलेबस एनालिसिस शुरू होगी तो मैं आपको यहां बताऊंगा कि कैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट से यूपीएससी ने कितने तरह के क्वेश्चन गवर्न किए हैं, और आप कैसे वो लैंग्वेज को पकड़कर यूपीएससी के माइंडसेट को पकड़ सकते हो कि एक्चुअली हमसे क्या पूछा जाएगा। और ये अगर कर लिया तो अपने क्लास, नोट्स, बुक्स और न्यूज़पेपर ये सब कुछ आपके अपने हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। और ये नहीं हुआ तो ये चारों आपको अलग अलग दौड़ाएंगे, आप दौड़ते रहिए पूरे साल भर, लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो हमसे पहले जान लेना। अगला इंपॉर्टेंट चीज है प्लानिंग, यानी अपनी योजना बनाकर काम करना। दिन को तुम चलाते हो या दिन तुम्हें चलाता है, यहीं पे हार और जीत तय होती है। ये मामला साल का है ही नहीं है कि 2025 में एग्जाम देना, 2026 में एग्जाम देना है। जो आज नहीं बदला वो कल भी नहीं बदलेगा, निश्चिंत रहो। कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती हैं। तो गुरुकुल बेसिकली इसी का नाम है। तुम्हारी आदतें छुड़ाऊंगा, तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी, हो रही है बहुत लोगों को, लेकिन होने दो इसको, तो तुम्हारे अपने भले के लिए। बस एक बात तुम सीख गए कि चाहे वो मेरी डांट हो, चाहे मेरा अनुशासन हो, चाहे गुरुकुल में वो दबाव हो, ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए। क्योंकि इस संसार में जब तुम सफल होगे तो तुम्हारे नाम की स्तुति होगी, तुम्हारा गुणगान होगा, मेरा नहीं। तो ये सब कुछ एक, ये टीचिंग एक सेल्फलेस प्रोफेशन है इस मामले में, कि संसार में तुम्हारे नाम के साथ लगेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा तुम्हारे नाम के साथ लगेगा कि नहीं सफिक्स, या लाके मुझे दे दोगे गुरुजी आप रखिए, तुम्हारे नाम के साथ लगेगा ना। प्रमोशन होंगे किसके होंगे, तुम्हारे होंगे। तो जो ये परिवर्तन किए जा रहे हैं इनको स्वीकार करो। अगर ये स्वीकार नहीं करोगे तो मैं इसलिए गुरुकुल में तुम्हें तकलीफ होगी क्योंकि तुम जहां से आए हो और जिस एजुकेशन सिस्टम का तुम पार्ट रहे हो उस सेगमेंट में एक चीज होती है, मेरा काम है पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया, इसके बाद तुम कहीं भी जाओ। और समय के साथ जो लोग यहां पर पहले से हैं वो ये जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है। सबको एक बराबर चीज पढ़ाई गई, फिर भी टेस्ट में किसी के मार्क्स अच्छे हैं, किसी के नहीं अच्छे हैं, कोई बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा है। लेकिन इस एग्जाम का नेचर ऐसा है कि आपको ऑब्जेक्टिव भी करना है, सब्जेक्टिव भी करना है, ऑप्शनल भी करना है, लैंग्वेज पे भी कमांड रखनी है, एस्से भी लिखना है, और उसके बाद जाकर वहां बोल के भी आना है। सर्वांगीण विकास ये करिकुलम का पार्ट रहा ही नहीं कभी हमारे। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। तो आपकी एक ही प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, खुद को सौंप दो कि आप जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं। मेरे माता पिता गर्वान्वित होंगे, मुझे मेरा जो टाइटल मिलेगा, मुझे फेम मिलेगी, मेरा जो है नाम छपेगा अखबारों में, लोग आपको आईएएस कहेंगे, आपको रोल मॉडल मानेंगे। और आप लोग एक अलग माइंडसेट के साथ आते हो। आपको लगता है कोचिंग में एडमिशन ले लिया है तो कोचिंग ही पढ़े,
कोचिंग पढ़ाए, कोचिंग एग्जाम भी दिया। कई लोग तो मन में सोचते हैं उजांग सर से कहानी एग्जाम दिलवा देते हैं, बोले हमें नहीं याद हुआ तुम दोषी। अच्छा अच्छा, पढ़ाया तो था बेटा, रिवीजन भी कराया था, रोटी ठीक नहीं दी थी। ठीक नहीं दी थी, सोचने लगता हूं कोई कनेक्शन होगा, कोई गेहूं के अंदर कोई ऐसा फफूंद या कोई ऐसी चीज होगी जो मेमोरी पे इंपैक्ट कर रही है। कोई हो सकता है कुछ ऐसा कनेक्शन हो, मैं भी तो सोचने में लग जाता हूं। ठीक है, दिक्कत ये है। तो आप बेसिकली ये समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब कुछ आपके लिए, और तकलीफ दी जाएगी इसलिए क्योंकि चेंज करना है, नहीं तो तुम जहां हो 1 साल बाद भी वहीं रहोगे। तो गुरुकुल आने का तुम्हारा जो मकसद है वो डाइल्यूट हो जाएगा। और फिर कह रहा हूं, ये एग्जाम सिर्फ इसका नहीं है कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो। बहुत से बच्चों को मैंने देखा दिन भर बैठ के किताबें रंगते रहते हैं। ये इस एग्जाम का नेचर ही अलग है, ये व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का एग्जाम है। इस एग्जाम में सिर्फ एक चीज मांगता है, लिखना चाहो तो लिख लो, और जैसे मुझसे पूछता जाओ पूछने जाओ। दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, प्रशासनिक अभियोग्यता। प्रशासनिक अभियोग्यता, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। पूरा सिलेबस एक पॉइंट पर है, प्रशासनिक अभियोग्यता। अब आप में से इसमें बहुत से लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, कुछ लोग थोड़ा ज्यादा जान, कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते होंगे कि इस एग्जाम में क्यों सेकंड डिविजनर वाले एग्जाम क्रैक कर जाते हैं और टॉपर नहीं क्रैक कर पाते, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं कर पाते, बड़े बड़े दिग्गज आते एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, और एक सामान्य सा गांव से पढ़ा हुआ लड़का या लड़की, ठीक है, सेकंड डिवीजन आया हुआ लड़का या लड़की एग्जाम क्रैक कर जाता है। क्योंकि इसमें से जिसको भी ये वाला जो मैंने अभी वर्ड दिया प्रशासनिक अभियोग्यता, जिसको भी ये वर्ड समझ में आ गया उसके लिए एग्जाम इजीएस्ट है, और जिसको ये शब्द नहीं समझ में आया उसके लिए एक ऐसी अंधेरी कोठरी है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। कि फेलियर पे फेलियर आपको देता चला जाएगा। सो मेक श्योर कि पढ़ाई के अतिरिक्त जो मैंने आपको एक टारगेट दिया कि पर्सनल ग्रोथ के लिए आप क्या कर रहे हो, और गुरुकुल में आप हमसे बात करोगे, आप छुपाओगे कुछ नहीं। पहला नियम क्या बताया था, डॉक्टर से, वकील से और अपने शिक्षक से कुछ भी छुपाना नहीं है। जो है वो आके हमें बता दो, अपनी कमियों को हमें बता दो। ये प्रिपरेशन ही है कमियों को दूर करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं, अगर किसी दिन कंपटीशन तुम्हारी कमियां बताएगा ना, पूरा संसार थूक रहा होगा तुम्हारे ऊपर, तुमसे बहुत गहरे गहरे प्रश्न पूछे जाएंगे, बेइज्जती की जाएगी। तो आज बता दो, कल चमक जाओगे, और आज छुपाओगे तो कल जब संसार तुमसे पूछेगा तब जवाब नहीं दे पाओगे, अपने साथ साथ अपने मां बाप को भी डुबो के खत्म कर दोगे। और ध्यान रखना, फिर से एक बात बता रहा हूं, एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, हमें लग रहा है कि हम व्यक्तिगत रूप से तैयारी करने आए। जब आप यूपीएससी की तैयारी करने आते हो तो समाज अभी भी, कम से कम उत्तर भारत का समाज, यूपीएससी को बहुत बड़े रूप में देखता है, बहुत बड़े रूप में। कई तो घर ऐसे हैं जहां पर आईएएस का सपना भी देखना गुनाह है। वो कहते हैं कि हम इतने छोटे हैं कि भैया हम सपना ही नहीं देख सकते आईएएस का। आप में सोच सकता है किसी का ऐसा व्यक्तिगत अनुभव अगर है तो शेयर जरूर मुझसे करना, कि जब आपने कहा कि पापा या मम्मी मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो कई परिवार ऐसे हैं कि इतना बड़ा सपना वो देख ही नहीं सकते, डर जाते हैं। तो आपने जब ये सपना देख लिया ना, और आप अपने घर से निकलकर यहां तक चले आए हो, तो अब कई उम्मीदों का बोझ आपके सर पर आ गया है। अब तुम्हारे पीछे जो समाज है ना, वो एक कयास लगा रहा है। क्या लगा रहा है, किस बात का, कुछ सपने सज रहे हैं। तुम घर की किसी बेटी हो, तुम निकली हो तैयारी करने, अगर तुम सफल हो गई तो आने वाली पीढ़ियों में कई लड़कियां अपने सपने पूरा करने के लिए निकल जाएंगी। तुम असफल हो गई और तुमने कुछ गलत कर दिया, सपने तुम्हारे नहीं टूटने जा रहे हैं, सपने से तुम्हारे टूटने नहीं जा रहे हैं। इसके बाद कोई लड़की कहेगी ना कि पापा मम्मी मुझे जाकर तैयारी करनी है, देख उसका क्या हुआ, अपने माँ बाप को बर्बाद करके चली आई है। भूलना नहीं इस बात को, इस बात को भूलना नहीं। इसी दबाव से बहुत से लोग बिखर जाते हैं। इस लाइन को भूलना नहीं कि ये यूपीएससी का एग्जाम है, यहां सपने भी सार्वजनिक होते हैं। अब ये तुम्हारा कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहा, तुम समाज, राज्य और सरकार, देश के लिए हो गए हो। मेरी इस बात को याद रखना, ना तो अब तुम्हारी सफलता तुम्हारी व्यक्तिगत है और ना तुम्हारी असफलता तुम्हारी व्यक्तिगत है। ये पर्सनल रही नहीं गई। आईएएस बनोगे, देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तुम्हारी फोटो अखबार में छपेगी।
पूरे देश में सम्मान के लिए बुलाए जाओगे, तुम्हारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग आएंगे तुम्हारा सम्मान करने के लिए, गले में फूल मालाएं लदी पड़ी होंगी, क्या विधायक, क्या सांसद, क्या समाज के प्रतिष्ठित लोग तुम्हारे दरवाजे पर होंगे। किसी और एग्जाम में ऐसा नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना कि अगर असफल हुए या हार कर लौटे तो बहुत से लोगों का सपना खा जाओगे, जो संजो रहे थे तुम्हें दीदी या भैया के रूप में कि ये सफल होंगे तो हमारे लिए रास्ता खोलेंगे। इसीलिए ये दबाव का एग्जाम है। शुरू कर रहे हो तो कैलकुलेट करके शुरू करना, भाग जाओ अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है। और दम मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास अभी क्या है, दम मतलब है कि तुम बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते हो। शक्ति हमेशा हमारे अंदर होती है, हम हनुमान जी की तरह होते हैं कि हमें अपनी शक्ति का एहसास होता ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं शरीर कभी भी किसी लक्ष्य को पाने के लिए नहीं हो सकता। इस इंसान के जीवन की सबसे बड़ी ताकत इस 250 ग्राम में है, बस ये 250 ग्राम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारा दिमाग। लिमिटेशन कभी शरीर की होती ही नहीं है, लिमिटेशन सिर्फ दिमाग की होती है। और जिसने अपना दिमाग काबू कर लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। कल अयोध्या में दीपा मलिक भी थी, आपने देखा व्हील चेयर पर उनको लेके जा रहे हैं, पैरा ओलंपिक की सिल्वर मेडल। बहुत से ऐसे लोग थे जिनका शरीर नहीं होता लेकिन उनकी उपलब्धियां हमारे आपसे बहुत ज्यादा होती हैं। सो ये एग्जाम बेसिकली जो मैंने कहा ना पेशेंस, जो 3 P बताया है वो शरीर में नहीं रहता, वो दिमाग में रहता है। पेशेंस, धैर्य, ये दिमाग का खेल है। परसिस्टेंस, हर दिन हर पल लालच तुम्हारे सामने होगा, बिस्तर तुमसे कहेगा आओ यार बहुत देर से हम खाली बैठे हैं, आओ सो यार, ठंड पड़ रही है, रजाई गर्म, सो कोई दिक्कत नहीं। खाना पीना, पेट में जैसे अन्न गया मुंह खुलना शुरू, बोले अब खाना खा लिया थोड़ी देर आराम करो। यार दोस्त, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया हर समय तुम्हारे साथ मौजूद है। मैं कौन सा तुम्हारी किताबें पढ़ रहा हूं और मैं कौन सा तुम्हारी आंख पे पट्टी बांध रहा हूं, ये तुम्हारे साथ मौजूद है। तो परसिस्टेंस आएगा कैसे? बिस्तर कहेगा सो जाओ, लक्ष्य कहेगा उठो और पढ़ो, मोबाइल कहेगा अरे मुझे उठाओ यार बहुत देर हो गया, सोशल मीडिया पे तुम नहीं हो, यार दोस्त याद कर रहे होंगे, बुरा कहेंगे तुम्हें, घमंडी है, बदल गया, आईएएस की तैयारी करने जा रहा है, इतना जो है एटीट्यूड आ गया इसके अंदर। तो आप उनसे बात नहीं करोगे तो आपके मन में बोझ आएगा। और इधर आंसर राइटिंग चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हम कब करोगे। तो तुम्हें लग रहा है ये बहुत आसान जर्नी है। ये जो परसिस्टेंट है, ये 3 P पाने में तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम्हें सब कुछ हासिल मिल जाएगा। यूपीएससी दरिया बहुत गहरा है, ठीक है, तो इसमें डूबना तो पड़ेगा। जिन डूबा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बकुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। तो छलांग तो लगानी पड़ेगी, छलांग लगानी पड़ेगी, बिना छलांग लगाए नहीं मिलेगा। अगली जो चीज है शेड्यूल, वन ऑफ द माई फेवरेट थिंग, और गुरुकुल यही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्लानिंग और शेड्यूल के बीच में सिर्फ एक छोटा सा अंतर होता है। और प्लानिंग मुझे लगता है तुम लोगों ने बहुत की होगी, कर लेते हो, करके आए होगे, लेकिन प्लानिंग से शेड्यूल तक पहुंचने के बीच में ही व्यक्तित्व खड़ा होता है। एवरीबडी मेक टाइम टेबल, कितना आसान है। एवरीबडी मेक डायरी राइटिंग करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, शेड्यूल, सौगंध, ठीक है, सारी चीजें करते हैं। शेड्यूल का मतलब होता है टू एक्ट ऑन योर प्लान इन अ सर्टेन फ्रेमवर्क। तो बोले काम करने में क्या दिक्कत है, हम कभी भी कर सकते हैं। शेड्यूल इंक्रीज योर एफिशिएंसी, बट शेड्यूल डू क्या करता है? एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी? दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? टू परफॉर्म एनी टास्क इन मिनिमम टाइम, मिनिमम पॉसिबल टाइम। जब आप किसी काम को करने के इतने हैबिचुअल हो जाते हो कि आप उसको मिनिमम समय में जब कर सको, तो यही तुम्हारी इफिशियंसी होती है। जैसे तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत कठिन है, मेरी आंख के सामने गुजर जाता है, हेडिंग पढ़कर समझ में आ रही है कि ये लिखा है। आज का न्यूज़पेपर उठा के देखो और उस दिन की मेरी क्लास देखो कि टूरिज्म कितना बढ़ने जा रहा है। वो 10-10 रुपए जो मैंने बांटे थे टोटल वैल्यू कि इतने यात्री पहुंच रहे हैं, इतना इसको मिलेगा, इतना इसको मिलेगा, आज पूरा न्यूज़पेपर भरा पड़ा है। तो मुझे अब ये न्यूज़पेपर जब मैं खोलता हूं, मैंने कहा ये तो पढ़ा चुका हूं, कुछ नया तो है ही नहीं है इसमें, ये सब तो क्लास में डिस्कशन हो चुका है, तो पढ़ूं क्या मैं खुद जब मैं पढ़ा चुका अपने बच्चों को। तो सिंपल सा फंडा होता है,
क्यों? क्योंकि अब वो ऐसी हैबिट हो गई है सालों में कि अब समझ में आ गई ये क्या कह रहे हैं, क्या बात हो रही है। तो मेरे लिए वो 5-7 मिनट का गेम होता है, जितनी देर में चाय मेरी खत्म हो रही होती है, जल्दी जल्दी पलट लेते हैं, कुछ है तो नहीं ऐसा, खत्म। तो जब आप इस तरह से काम करने लगोगे, जब काम को किसी को इतनी बार एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करोगे, आपके शरीर को आदत हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा इसको शॉर्टेस्ट तरीके से कैसे किया जाता है। जैसे आप किसी मोहल्ले में रहते हो, पहली पहली बार गए तो आप रास्ता पूछते हो कि वो बाहर वाली दुकान तक पहुंचना है, तो आप सबसे पूछते हो ना कि वो वाली दुकान, दूध वाली दुकान कहाँ होगी। जब किसी मोहल्ले में पहली बार जाते हो तो आपको बताता है आगे से वो राइट ले लेना, वहां वो आएगा, बाजार आएगा, वहां पे मिल जाएगा, चौथी पांचवी दुकान होगी। दुकान पहुंच के भी तुम वहां पे पूछते हो यही वाली दुकान है क्या। फिर आप कुछ दिन मोहल्ले में आप रहते रहते आप हैबिचुअल हो जाते, तो आपको शॉर्टकट्स पता चल जाते हैं। फिर कुछ दिन और रहते रहते आपके कई चेले चपाटे बन जाते हैं, ठीक है, जो भैया दीदी आपको कहते रहते हैं। तो जैसे आपको बोला जाता दूध लेके आओ, दूध लेके पहुंच, पहुंच पहुंच पहुंच, जल्दी पहुंच, इधर बैठ उठा तो अब आपको दूध लेने जाना भी नहीं पड़ता, दूध आ जाता है। तो ये शॉर्टेस्ट तरीका था। शेड्यूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इंक्रीज योर मसल्स मेमोरी। गुरुकुल में हम यही काम करने जाते हैं। गुरुकुल इस 5वें बिंदु पर आकर टिका है, शेड्यूल। यानी आपको आपके कंप्यूटर से इतना एफिशिएंट बना दिया जाना है कि जो भी टास्क है जो दूसरों के लिए पहले ध्यान लगाते हैं, आज न्यूज़पेपर पढ़ना है, आज 10 आंसर लिखना है, हमारे यहाँ ऑटोमेटिक करना है। ये आदत हो जानी चाहिए, इट्स माय हैबिट कि मुझे ये करना है तो करना है, कोई इब्बट नहीं। सो गुरुकुल इज ऑल अबाउट दैट। तो ये तब होगा जब आप मुझे अपने आप को समर्पित कर दोगे। पहले तो था कि गुरुकुल में किनारे ले गए, भाग के जाओगे कहां जंगल से, ये है भी तो जंगल, हमारा भी गुरुकुल। लेकिन कुछ लोग अभी भागने के चक्कर में रहते हैं। तो भागना नहीं है, समर्पित करना है। ये 5 स्टेप अगर है तुम्हारे पास तो तुम्हारे लिए यूपीएससी में बहुत चीजें आसान। आज पहला आपको पता चल गया होगा, जिसे हम अपना सो कॉल्ड टारगेट कहते हैं, हमने उसके लिए कोई तैयारी ही नहीं की थी। हमें नहीं पता कि हम आईएएस बनना कैसे चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, यही बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। आज डाउट तो क्रिएट हो गया। अब जब मैं कल से शेड्यूल में घुसूंगा तब आपको पता चलेगा, यूपीएससी ने आपने दिया ना सबको सिलेबस, तो आपको पता चलेगा एक एक वर्ड में कितनी दुनिया बसी हुई है। पीवाईक्यू में मैंने सिलेबस और पीआईक्यू दोनों एक साथ जोड़ दिया इस बार, कि मैं टॉपिक आपको डिस्क्राइब करूंगा और वहीं से तुरंत क्वेश्चन पे लेके चला जाऊंगा। फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इस जो यूपीएससी ने शब्द यूज किया है, इसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करता है। उसने एक पहला पॉइंट लिखा है, भारतीय समाज की विशेषताएं, कुछ नहीं बोला। अगला भी आदमी सोचता है भाई यही पढ़ लेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे वो भारतीय समाज के अंदर घुसेगा, उसको लगेगा उजांग सर ने भानुमति का पिटारा खोल दिया है, वो पागल सा हो जाएगा। इतना कुछ हमने समाज को देखा ही कहां था, हम सोच रहे थे कोई एक चीज है, एक वर्ड है, हम इसको पढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि आपको होल्ड क्या करना है इतने समय में। लेकिन ये सिलेबस आपने पूरा कर लिया तो आपको पेपर बाय पेपर बहुत बड़ा कमांड क्रिएट हो जाएगा, राइट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। मैंने कितनी बार कितनी क्लासेस में कहा कि पीवाईक्यू जरूर करो चाहे जो भी हो जाए, लेकिन लोग नहीं करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अपने सामने कराऊंगा, क्योंकि आपके इस बार के गुरुकुल में आंसर राइटिंग मैं खुद मैंडेटरी कर रहा हूं, मैं खुद कराने आ रहा हूं। क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो 1750 नंबर आपकी रखती है, 1750। जिसका मेंस अच्छा है उसका सब अच्छा, याद रखना। इंटरव्यू में प्रिडिक्शन नहीं होता, मेंस में ही केवल आपके हाथ में। तो आपको मेंस पे कमांड रखनी पड़ेगी, थ्रू आउट ईयर आप लिखोगे, किसी को कोई दिक्कत। लेकिन नियम वही है, ये सारी चीजों को करने के लिए मुझे आपसे समर्पण चाहिए, या तो हमारे या किसी के नहीं, ठीक है। ये याद रखो। सभी के पास प्रीलिम्स फाइटर की बुक आ गई, प्लीज मुझे दें। ये किसके पास नहीं है, लाइए, भूगोल और पर्यावरण इतिहास, ये किसके पास नहीं है। पहला काम आपको दे रहा हूं, सबके पास है। ये 3 बुक्स आ चुकी हैं। आपको करना क्या है, इसमें जो ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये आपको 10-10 15-15 क्वेश्चन बस पढ़ते जाना है, ध्यान से पढ़ना है, समय देके पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको क्वेश्चन सिर्फ रीड करने हैं, क्योंकि आपको एक और बैच में देने जा रहा हूं प्रीलिम्स का, ऑब्जेक्टिव का। आरएफआर मैं खुद इस क्लास में पढ़ाऊंगा। आरएफआर एक ऐसी पावर है, अगर आपने कर लिया तो जो आपकी प्रॉब्लम है मेमोरी की खत्म, रिवीजन की खत्म, ऑब्जेक्टिव का जो डर है प्रीलिम्स का खत्म। तो प्री, मेंस और सब्जेक्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन में एक साथ लेकर आ रहा हूं, और मैं खुद यहां रहूंगा, छोड़ नहीं सकता। क्योंकि मैंने पिछले बैच में कोशिश की, कई लोग लिखते हैं कई लोग नहीं लिखते हैं, बहाना बना के भाग जाते हैं। इस बार कोई बहाना नहीं, इस बार मेरे सामने करो।
और राइटिंग से बेहतरीन कोई स्किल नहीं है। 1750 मार्क्स उसी पे टिके हुए हैं, और प्रीलिम्स नहीं निकालोगे तो आगे खेल खत्म, पैसा हजम, जब पहले स्टेज में बाहर हो गए। और 98 जो बहुत बड़ा, जो एक 86% से ज्यादा फेलियर रेशियो सिर्फ प्रीलिम्स में, हर 100 में से लगभग 89 बच्चे के आसपास फेल हो जाते हैं। तो आपको इसको यूज कैसे करना है, प्रीलिम्स फाइटर कैसे यूज करेंगे आप? सिंपल, मान लो पहला क्वेश्चन है, अवसादी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बहुत स्लो होकर पढ़ना है, बहुत स्लो। और मैंने जो उस दिन बताया था, पेंसिल आपको अपने साथ रखनी है। अवसादी चट्टान, तो एक नया वर्ड आया है। पहला हमारा नियम होता है यूपीएससी की शुरुआत, जब हम सीखते हैं, सीखने की शुरुआत, मैंने एक महामंत्र दे रखा है, ठीक है? हैंडल विद केयर, हैंडल विद, ये महामंत्र है यूपीएससी में। जिसने ये समझ लिया यूपीएससी का, उसका मैक्सिमम काम हो गया। हैंडल विद केयर, कहते हैं ना कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहां से क्लियर होगा? तो हैंडल, ये शीशा अगर ये ग्लास मेरे हाथ से छूट गया तो कोई शीशे का सामान होता है तो क्या बोलते हैं, संभाल के लेके जाना। तो पहला गुण सीखोगे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कि कोई भी वर्ड मेरे सामने आ रहा है जो मेरे लिए एलियन है, अननोन है, मुझे सबसे पहले उसको उठा के अलग डायरी में रखना है और उसको समझना है। तो जैसे आपने इसको पढ़ा और पहला सेगमेंट आया अवसादी चट्टान, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, उठाइए कि ना, अगर नहीं पता लिखिए कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। उसमें भी और माइक्रो लेवल पे तोड़ना है। इसमें दो वर्ड हैं, एक सेडिमेंट्री, रॉक्स क्या होती हैं, तो दो चीजें हैं। अब जो मेरा स्टूडेंट होगा वो हैंडल विद केयर में बहुत बारीक चला जाएगा। ये बताओ, सेडिमेंट तो बात की बात है, रॉक्स क्या होती हैं? अभी आपसे पूछूंगा तो रॉक्स की आपको डेफिनेशन नहीं पता होगी कि एक्चुअली रॉक्स क्या होती हैं। तो ये बुक जो है, ये बहुत जरूरी आपको रीड करना क्लास से पहले। क्यों? क्योंकि आप जो है एनी हाउ, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसने नहीं लिया वो ले सकते हैं, गुरुकुल कैंपस से भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही मैं आपको आऊंगा, इसमें आपने फिर क्या किया, पढ़ना शुरू किया, लैंग्वेज पढ़ोगे। मैंने बताया ना 2022 और 2023 से पूरा सिस्टम चेंज हो गया यूपीएससी प्रीलिम्स का। तो लैंग्वेज पढ़ोगे, इसके बाद चट्टाने परतों में जमा होती हैं, चट्टान के कण कभी कभी पूर्णतः जैविक प्रवृत्ति के होते हैं, चट्टाने गैर क्रिस्टलीय नहीं होती हैं, दबाव या गर्मी। फिर उसके बाद उसका ऑप्शन पूछा गया। तो आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं, जरूरत ही नहीं आपको आंसर पर जाने की, आपको सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे और जब मैं क्लास में आऊंगा, ज्योग्राफी से शुरू कर रहा हूं, तो वहां पर क्या होगा, आपको तुरंत ये याद है उस दिन जैसे मैंने सात वाहन मेरे मुंह से निकला, पूरी क्लास कैसे चिल्लाई। बस ये अगर तुमने सीख लिया, क्लास तुम्हारी है। कि मेरे टीचर ने पढ़ा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं पेग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? पेग सिस्टम बोलते हैं। तो आपने पेग कर लिया इसको कि हाँ मैंने अवसादी चट्टान वर्ड पढ़ा था, तुरंत क्वेश्चन पूछो, सर चट्टान क्या होती है? जानते हो जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? साल भर तो उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें अपने टीचर से बात क्या करनी है। तो जो आता है वो पढ़ा के चला जाता है। तुम क्या करते हो? तुम्हें लगता है कि लिखते रहने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लिखते रहने से नहीं, सीखते रहने से तुम्हारा सिलेक्शन होगा चाचा, ये ध्यान रखो। कई लोग मुझ पे कहते हैं सर आप डिस्कशन बहुत करते हैं, लिखाते नहीं है। तो अगर इससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता तो बैठाते, हम भी बैठते, इतनी देर से खड़े हैं, और हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं इमला लिखाना, हम भी लिखाते रहते। एआई को बोल देते हैं तुम बोलो इमला, इनको लिखाते रहो, स्पीकर लगा देते, हम भी सो जाते। पुराने जमाने में टीचर ऐसे सो जाते थे। तो ऐसा नहीं होता, आपको लिखते रहने से नहीं, सीखते रहने से होगा। तो क्लास में जब आप वर्ड्स पे आओगे तो क्लास आपकी हो जाएगी, जितने भी लोग हैं, ये उनके लिए नियम है। ऑर्टेशियन जलभृत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये क्या है, एक वाटर बॉडी के लिए बात हो रही है, पत्थरों के अंदर कहां कहां पानी हो सकता है। तो ये सब क्या होगा, दिस इज नोन एज फिलर्स। कुछ इंफॉर्मेशन मैं भी क्लास में नहीं दे सकता, एक नोट्स की अपनी एक लिमिटेशन होती है, तो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगी। ये जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूं कि मैं चट्टानों के अंदर पानी कैसे भरा जा रहा है, जैसे ही आप पहुंचोगे और जब वहां पर चूने की चट्टानों के बारे में बात करोगे, ठीक है, जलयोजन के बारे में बात करोगे, वैसे तो उठाओगे सारी इंफॉर्मेशन वहां डाल दोगे। इसी को बोलते हैं सुपर नोट्स। और ये अगर कर लिया फिर कहां भाग के जाएगा सिलेक्शन? ठीक है, तो ये रूल्स, अगर ये बुक नहीं है तो बुक पहले पढ़ो और कोशिश करो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाओ, बहुत ध्यान से पढ़ते जाओ। ठीक है, तभी जो है हमारा काम आसान हो पाएगा। क्लियर है?